अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है पायल की छन छन और इसकी राइटर है अनीसा अवान। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल लगा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पढ़ते हैं इस नावल की तरफ। पायल की हल्की सी छन छन इसके कानों में गूंजी थी। रात के इस अंधेरे में छत पर न जाने कौन हो सकता है, ये ख्याल इसकी होश उड़ा ले गया। बिल्ली की मानिंद हरी आंखों में खौफ और हरास छाने लगा। पलंग से उठकर इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, इर्द गिर्द का जायजा लिया। कमरे का अंधेरा इसे और खौफजदा कर रहा था। कौन कौन है? किसी बच्चे की तरह इसने अपना सर दरवाजे से निकाल कर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया था। छत पे कौन है? लेकिन कोई जवाब न आया। पायल की छन छन तेज होने लगी। कोई मुसलसल छत पे टहल रहा था। कौन है ऊपर? माथे पे बल आने लगे। सर्दी में वो पसीने से गीला होने लगा, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत फिर भी ना हुई। टांगे खौफ से कांप रही थी, हाथ में पकड़ा मोबाइल भी ले जा रहा था। कुछ देर मुसलसल पायल की छन छन के बाद सन्नाटा छा गया। इसने अपने होश पे काबू पाया और वापस बेड की तरफ मुड़ा। हल्की सी चांद की रोशनी वहां छा चुकी थी। जिस कमरे में अंधेरा था वो अब रोशन लग रहा था। वो बैठे बैठे कब डर के सो गया खुदा जाने। तेज हवा के झोंके और इस तूफान में वो मुश्किल से खुद को संभाल कर खाली रोड पर चल रही थी। जिस्म दर्द से टूट रहा था, होंठ सर्दी से नीले पड़ चुके थे, लेकिन वो फिर भी जगह जगह छानबीन कर रही थी कि कहीं से रहने का ठिकाना मिल जाए। तूफानी रात में इस लावारिस लड़की की कोई तो मदद करेगा। वो मुश्किल से चलकर एक वीरान सी बस्ती में आ गई। पाँव की जूती इतना इतना देर तक चलने के बायस फट चुकी थी। पाँव घसीट घसीट कर वो बामुश्किल एक घर तक पहुंची। आगे बढ़ना चाहा, लेकिन आगे का सफर तय करना मुहाल हो गया। गला प्यास से खुश्क हो रहा था और जूती का कोना पाँव के साथ टकरा टकरा कर पाँव को जख्मी कर रहा था। इसने हिम्मत करके घर की दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद क्लिक की आवाज आई और इसकी काली आंखें हरी आंखों से जा मिली। मुझे पानी। वो बामुश्किल लब खोल पाई थी कि चक्कर आने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सामने खड़े टावर जैसे लड़के से टकराकर होशो हवास खो बैठी। लड़की। बेहोश होने से कबल इस लड़की की रौबदार आवाज इसकी समातों से टकराई थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ कहने के काबिल न थी। बाहों में उठाए वो इसे सोफे तक ले आया था। बेहद आराम से सोफे पर लटाकर वो इसके लिए पानी लेने गया। हजारों की तादाद में सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। रात की इस पहर में ये लड़की सड़कों पर क्यों घूम फिर रही थी? वो कौन थी? कहाँ से आई थी? सोचों में गुम इसकी नज़र खिड़की से बाहर तूफानी रात पर पड़ी। बादलों की गर्ज और चमक ने इसके औस्तान खता कर दिए। एक बार फिर पायल की छन छन इसके कानों में गूंजी। छन छन छन, और वो डर गया। फ्रिज के पास खड़े वो गिलास में पानी डालना तक भूल गया। एक ही आवाज थी जो कानों के अंदर तक समा गई थी, छन छन। मुश्किल इस आवाज को इग्नोर करके इसने पानी गिलास में उंडेला। लबों पे मुस्कुराहट लिए वो इस बेसहारा की तरफ जाने लगा। छन छन की आवाज अब गायब हो चुकी थी। सांसों की हल्की हल्की आवाज इसके कानों में पड़ी। वो सोफे पर लेटे लेटे बेचैन हुई। जूं ही सांसों की आवाज तेज हुई वो चौंक कर उठी। इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर न आया। एक नजर घुमाकर इसने घर के कोने कोने का जायजा लिया। वो एक एक चीज को देख रही थी। पुरानी चीजों से घर भरा पड़ा था। वो घर कम म्यूजियम ज्यादा लग रहा था। नजर दौड़ाते हुए इसकी निगाह एक तस्वीर पर अटक गई। वो एक कम उम्र खातून की फोटो थी, जिसने लाल लिबास के साथ लाल ही लिपस्टिक लगाई हुई थी। आंखें बेहद खूबसूरत थी, बाल लंबे और घने थे। नाक के कोखे से लेकर पाँव की पायल तक वो खातून जेवर से भरी थी। वो इसकी खूबसूरती में ऐसा डूबी कि जैसे ही टावर जैसे लड़के ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो घबरा गई। क्या हो गया? घबराहट लब खामोश थे घबराहट से लब खामोश थे। घबराए मत, ये पानी पी लें। इसने ट्रे इसके सामने की। लड़खड़ाते हाथों से इसने पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। आपका नाम क्या है? वो ट्रे टेबल पर रखकर इसके पास सोफे पर बैठा। तहरीम, वो बामुश्किल बोल पाई थी। अच्छा, मैं हुज़ैफ़ा हूँ। तहरीम ने जवाबन सर को जन्निश दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, रात की इस पहर आप इधर क्या कर रही थी? तहरीम के दिल पे गोया ये सवाल किसी अंगारे की तरह आग लगा गया। इसने आंखें बंद की। एक फ्लैशबैक इसकी आंखों के सामने घूम गया।
मैं धोखा देता हूँ आज तुम्हें, चली जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना, ये सोने का जेवर मेरा हुआ। तुम फिर इस घर की दहलीज पे वापस मुड़ आई। दफा हो जाओ हमारे लिए मर गई तहरीम नामी लड़की। बीती बातों ने आंखों को बरसने पर मजबूर कर दिया। अरे आप रोने क्यों लग गई? अच्छा नहीं पूछता कुछ, आप इधर रह सकती हैं। हुज़ैफा काली आंखों में नमी देखकर घबरा गया। ठीक है ना आप? इसने झट से सवाल किया। आंखों की नमी अब कम हो चुकी थी। उठे, मैं आपको कमरे तक ले चलता हूँ। ओके। हुज़ैफा दरवाज़ा लॉक करने की हदायत देकर अभी अभी वहां से गया था। इसके जाते ही वो कमरे की एक एक चीज़ पर गौर करने लगी। एक अनजाना लड़का, इतना बड़ा घर, वीरान बस्ती, इसका रहना यहाँ ठीक भी है कि नहीं? वो खुद से ही सवाल करने लगी। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? इस आधी रात में वो आखिर जा भी कहाँ सकती थी? रिश्तेदारों के घर दूसरे शहर में थे और घर वालों ने आधी रात में घर से निकाल दिया था। चुपचाप कमरे में खड़ी वो बेड की तरफ बढ़ने लगी कि ऐन इसी वक्त का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खुद ब खुद बंद हुआ। वो यकदम पीछे मुड़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसकी नज़र इस वीरान से दरवाजे पर पड़ी जो जगह जगह से दीमक की खुराक बन चुका था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसे खोला। कमरे से बाहर का जायजा लिया। बाहर कोई न था। कोने में खिड़की खुली थी जिससे तेज हवा अंदर आ रही थी। यकीनन हवा के झोंके से दरवाज़ा यूं तेजी से बंद हुआ। इसके दिल में ख्याल आया और दरवाजे को कुंडी लगाकर आकर बिस्तर पर लेट गई। काली आंखें जूं ही बंद की, नींद की वादी इस पर मेहरबान हो गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी जगमगा रही थी। नींद में फिर से वो किसी की सांसों की बदौलत बेचैन हुई थी, लेकिन थकावट इस कदर थी कि इसकी आंख न खुली। रात के 3 बजे के करीब दरवाजे का हैंडल हरकत करने लगा। मुसलसल कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। हैंडल की टक टक से तहरीम की आंख खुल गई। जो ही आंख खुली तो सामने वीरान दरवाजा नजर आया जिसका हैंडल हरकत कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। कौन है? हुज़ैफा। इसके बोलने की देर थी कि हैंडल हरकत करना बंद हो गया, लेकिन जवाब में से खामोशी मिली। इसके कानों में सन्नाटा छा गया। फिर एक तरफ से तेज हवा का झोंका आया। तहरीम ने फौरन अपना चेहरे का रुख हवा की तरफ किया। कोने की खिड़की खुली हुई थी। इसके इर्द गिर्द के पर्दे हवा से लहरा रहे थे। वो जब कमरे में आई थी इसने एक एक चीज पर गौर किया था। तब तो ये खिड़की बंद थी, फिर अब कैसे खुल गई? इस ख्याल से इसकी रूह कांप उठी। शायद हवा के तेज दबाव की वजह से कुंडी खुल गई हो। इसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी और उठकर खिड़की को बंद किया। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, क्योंकि रात के इस पहर में कुंडी खोलकर बाहर जाना मुनासिब नहीं था। अनजान लड़का था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए इसने हैंडल वाली बात को बुलाना अक्लमंदी समझा। सुबह के 6 के करीब इसकी आंख छत से आने वाली आवाज की बदौलत खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर रक्स कर रहा था। छन छन की आवाज तहरीम की होश उड़ाने के लिए काफी थी। कल वाले वाकयात अब तक जहन से ना निकले थे कि अब एक और वाकये ने इसके रोकड़े खड़े कर दिए थे। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बेड से उठी, कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकली। एक एक चीज़ पर नज़र डाली। वहाँ सब नॉर्मल था, लेकिन बार बार छत से आवाज़ आ रही थी। दूर नज़र पड़ी तो तहरीम को कदीम ज़माने की सीढ़ियाँ नज़र आईं जिनका रास्ता ऊपर को जाता था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ ऊपर चढ़ने लगी। न जाने इस वक्त छत पे कौन होगा? इसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन तजस्सुस के मारे अपने कदम न रोक पाई। खुद को संभालते संभालते वो बामुश्किल ऊपर पहुंची और आगे का मंजर देखकर वो कपकपा उठी। सफ़ेद पाँव में सफ़ेद पाँव, जिन पे लाल रंग की मेहंदी लगी हुई थी। लहंगे में मलबूस वो लड़की घूंघट ओढ़े छत पे नाच रही थी। धीमी धीमी पायल की आवाज़। वो मुकम्मल रक्स में महवर थी। तहरीम की जानिब इसकी पीठ थी। कौन? तहरीम ने बोलना चाहा, लेकिन आवाज़ हलक में दब गई। वो लड़की कुछ ही देर बाद छत से कूदकर पलक झपकते ही गायब हो गई। तहरीम को अपनी आंखों पे यकीन आया। इसने अभी जो देखा था इसको सही मायनों में पागल करने के लिए काफ़ी था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। जहन चक्कर खा रहा था। सब कुछ उलट पुलट दिखाई दे रहा था। जो ही अगली सीढ़ी पर पाँव रखा, पाँव फिसल गया और वो रोल होते होते नीचे जा लगी। बेहद थकावट में इसने अपनी काली आंखों को खोला। वो यकदम उठकर बैठी। इर्द गिर्द देखा तो वो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। दरवाजे पर नजर पड़ी तो वो भी बंद था। इसने अपने माथे पर हाथ रखे। क्या मैं ख्वाब देख रही थी? अगर ख्वाब था तो ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब था। इसके माथे पर बल नुमाया थे।
कैचर पहनने के लिए जो ही इसने बेड पे हाथ मारा तो इसकी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी जो खुली हुई थी। ये खिड़की, मैंने रात को इसको बंद कर दिया था, फिर ये कैसे खुल गई? वो उलझ गई। बिस्तर से उठकर वो एक बार फिर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की जांच पड़ताल की तो कुंडी में नुक्स नजर आया। इसके दिल को तसल्ली हो गई। इस बात पर यकीन हो गया कि खिड़की हवा के दबाव से ही खुलती है। वो कुछ सोचे बगैर कमरे से बाहर निकली। सामने देखा तो ज़ैफ़ा इसे मेज़ पर नाश्ता लगाता हुआ नजर आया। उठ गई आप? आ जाए, नाश्ता लगा चुका हूँ। वो इसे देखकर मुस्कुराकर बोला। बगैर कोई जवाब दिए वो मेज़ के सामने आकर बैठ गई। चाय की प्याली लबों से लगाते ही तहरीम की नज़र इसी खातून की तस्वीर पर पड़ी। लहंगे के नक्श और निगार में वो गुमसी हो गई। कुछ देर गौर किया तो इससे अपना ख्वाब याद आने लगा। ख्वाब में लड़की का लहंगा और ये लहंगा मुशाबत रखता था। वो चाय पीते पीते चौंक गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये औरत कौन है? वो पूछे बिना ना रह पाई। कौन औरत? ये तस्वीर वाली, तहरीम ने इशारा किया। हुज़ैफा ने रुख वहाँ मोड़ा तो उसकी आंखों में डर बैठ गया। आप चाय पिए ना, इसने सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये ऐसे ही पेंटिंग है, हुज़ैफा ने इसकी बात काट कर बोला। अच्छा, पता है क्या, मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इसकी आंखों में फिक्र थी। कैसा ख्वाब? इसके पूछते ही तरीन ने एक सांस में हुज़ैफा को पूरा ख्वाब सुना डाला। अरे, आपने कल भी ये पिक्चर देखी होगी, इसलिए ये तस्वीर आपके जहन में बैठ गई और वो ख्वाब आया। वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। हाँ, शायद। इसने बेहद परेशानी में एक बार फिर चाय की प्याली लबों से लगा ली। पास बैठा हुज़ैफा इसे ही देख रहा था। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में था, लेकिन तहरीन के नीचे देखते ही इसकी आंखों में फिक्र छा गई। हुज़ैफा सोफे में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था जब तहरीम ने इसके आगे चुटकी बजाई। कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, सोच रहा था। क्या? छोड़ें, आप बताएं, यहाँ कब तक हैं? ये सवाल तहरीम को मायूस कर गया। नहीं जानती, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं कोई। रहने का ठिकाना? हुज़ैफा ने तहरीम की आंखों में देखा। नमी इसकी आंखों में साफ दिखाई दी। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं पूछता, वो यकदम बोला। नहीं, आप पूछ सकते हैं, आपने मुझे रहने की जगह दी, आपका हक है जानने का। वो धीमी आवाज़ में बोली। फिर बताएं। ओके। दरअसल मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। बोलते रहते थे कि लड़का अच्छा नहीं है। इसकी आंखों में आंसू का एक कतरा आया। हुज़ैफा चुपचाप इसकी शक्ल तक रहा था। मैंने घर वालों की हर बात पे कान बंद कर लिए और इस लड़के के साथ भाग गई। फिर वही हुआ जो घर वालों ने कहा था। वो रोते हुए तंजिया मुस्कुराई। वो लड़का बेहद जालिम और बुरा निकला। इसे पैसे की लालच थी। कुछ ही दिन बाद मेरा जेवर हथियाकर इसने मुझे लावारिस रोड पे छोड़ दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर तक पहुंची, लेकिन वहां भी किसी ने जगह नहीं दी। इनकी इज्जत जो मिट्टी में मिल गई थी, इसलिए वहां से जलील होकर मैं यहाँ पहुंची और आपकी दहलीज पर आकर दम तोड़ गई। इस दिन मेरी मोहब्बत, यकीन, एतमाद, हर चीज़ का कत्ल हो गया था और रसवाई अलग थी। इसकी आंखें अब बरसने लगी थीं। अरे रोएं तो मत, आप यहाँ रह सकती हैं। उज़ैफ़ा ने उसे सहारा दिया। आपका दिल, आपका बड़ा दिल है जो मुझे जगह दे दी आपने। मैं इस दिन के बाद से सोचती थी कि कलर्ड आंखों वाले होते ही बेवफा हैं, क्योंकि इसकी भी कलर्ड आंखें थी, नीले रंग की। आंखों की नमी अब कुछ कम हो गई थी, लेकिन मोहब्बत में टूटने का गम अब तक में वाज़ा था। लेकिन आज आपने मेरा नज़रिया बदल दिया। मुझे लावारिस को हाश देकर फिर से कलर्ड आंखों वालों पर भरोसा करने की हिम्मत दी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप नाश्ता करें और माजी को भूल जाएं। वो चाय की प्याली लबों से लगाते हुए बोला। जी। सूरज गुरूब होने में कुछ ही देर थी और हुज़ैफ़ा किचन में खड़ा रात के खाने का इंतज़ाम कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो सब्ज़ी काटते काटते डर कर मुड़ा। पीछे तहरीम को देखा तो उसने सुख की सांस ली। क्या हुआ? तहरीम इसके अंदाज से हक्का बक्का रह गई। कुछ नहीं, आप यहाँ, मैंने सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे मैं फिर क्या करूँ? कुछ करने के लिए तो हो। अच्छा, ये सब्ज़ी काट दें। हुज़ैफ़ा ने छुरी और सब्ज़ी थामने के लिए हाथ आगे किए तो तहरीम को इसके बाजू पे लाल ज़ख्म नज़र आए। बिल्कुल इस लड़की की मेहंदी और लहंगे की तरह लाल। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने नाखून मार मार कर नोचा हो। तहरीम इन ज़ख्मों से नज़र न हटा पाई। वो परेशान थी। इतने गहरे ज़ख्म आखिर कैसे?
हुज़ैफ़ा ने तहरीम की नज़रों का ताक़ुब किया और जैसे ही ज़ख्मों पर नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन से अपने बाजू पीछे कर लिए और कमीज़ की आस्तीन नीचे चढ़ाई। वो दरअसल कुकिंग करते करते लग जाते हैं नाखून, हुज़ैफ़ा ने सफाई दी। अच्छा, वो अब तक शौक थी लेकिन फिर भी बैठकर सब्जी काटने लगी। रात के खाने के वक्त वो गप्पे लगा रहे थे, इधर-उधर की बातों में इन दोनों का ही वक्त अच्छे से गुजर गया। वैसे आपकी माँ बाप वगैरह सब किधर हैं? तहरीम का सवाल हुज़ैफ़ा के दिल में आग लगा गया। दोनों का इंतकाल हो गया था। इसने बगैर किसी तासर के जवाब दिया। ओह सॉरी। तहरीम इसके बदलते तासुरात देखकर सहम गई। अरे डर क्यों गई आप? बस पुरानी यादें थोड़ी कड़वी हैं, इसलिए इन्हें याद करके दिल जलता है। वो अब नॉर्मल अंदाज में बोला। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, खाना भी ख़त्म हो चुका है। ओके, गुड नाइट। गहरी रात में वो फिर सोते सोते बेचैन हुई। जब से वो यहाँ आई थी सुकून की नींद नसीब न हुई थी। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या है यार, रोज़ ही आँख खुल जाती है। कहीं इस बेवफा की याद की वजह से तो नहीं हो रहा? हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। तहरीम सोचों में गुम थी कि इसके कानों से गाने की बोल टकराई। ये गाना, ये तो बाहर से आवाज़ आ रही है। वो थरथरा उठी। इस वक्त हुज़ैफ़ा, ये गाना क्यों? हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। आवाज़ अब तक आ रही थी। तहरीम को सख्त किस्म की उलझन हुई। वो बेड से उठी, जूते पहने और कमरे का दरवाज़ा खोला जो हल्की सी आवाज़ पैदा करते खुला। सामने टीवी पे गाना बज रहा था, हम बेवफा। लेकिन आसपास कोई नहीं था। हुज़ैफ़ा का कमरा भी लॉक था। फिर ये टीवी किसने लगाया? तहरीम बिल्कुल डर गई थी। फिर कुछ ही लम्हे बाद इसे कहीं से छन छन की आवाज़ आई। वो इस आवाज़ का पीछा करने लगी। आज तो इस राज से पर्दाफाश हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी और छन छन की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। पीछे से गाने की आवाज़ बंद हो गई और मुकम्मल सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे में बस एक ही छन छन की आवाज़ थी। तहरीम पीछा करते करते न जाने घर के किस कोने में आ गई। काला अंधेरा और ही डरा रहा था। जब थोड़ा आगे बढ़ी तो लाल रंग का लहंगा पहने हुए इससे फिर से वो घूंघट वाली लड़की नजर आई। तहरीम बौखला गई। वो लड़की एक जगह खड़ी थी। अब तक इसकी पीठ तहरीम की सामने थी। तो तुम, कहने की देर थी कि वो लड़की किसी एक सिमत में भाग गई। रुको रुको। तहरीम भी इसके पीछे भागी लेकिन ये एक दरवाजे के सामने रुकी। इससे आगे कोई और रास्ता ही नहीं था। वो घूंघट वाली लड़की का भी कहीं नजर न आई। बड़ा सा काला दरवाज़ा देखकर तहरीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा दरवाज़ा तो अब तक कहीं नहीं होता। इतना कदीम और वीरान दरवाज़ा। वो खौफजदा थी। फिर कुंडी पर नजर पड़ी तो तहरीम के तोते उड़ गए। काले दरवाजे पर लाल कुंडी थी, बिल्कुल इस लड़की के लहंगे की तरह का रंग। कपकपाते हाथों से उसने कुंडी पर हाथ रखा। तहरीम, मर्दाना आवाज़ जब इसके कानों में पड़ी तो वो डर के पीछे मुड़ी। सामने टावर जैसा आग बबूला हुज़ैफ़ा खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आंखें लाल थीं। वो गाना, दुल्हन, लहंगे वाली औरत, लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हो रहे थे। इससे आगे वो कुछ कहती कि आंखों में गुनूदगी छाने लगी और वो वहीं गिर गई। आज के दिन वो बहुत कुछ देख चुकी थी। तहरीम ने अपनी आंखें खोली और खुद को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द नजर घुमाई तो ज़ैफ़ा से अपने पाँव के पास बैठा हुआ नजर आया। वो एकदम ऊपर उठी। खुदा का शुक्र है आपको होश तो आया। मेरा सर बहुत चकरा रहा है। तहरीम ने सर पर हाथ रखा। इतना सो सो कर भी? वो हैरान हुआ। मतलब कल से आप बेहोश ही पड़ी हैं। हुज़ैफ़ा की बात सुनकर तहरीम की बोलती बंद हो गई। जवाबन खामोशी मिली तो ज़ैफ़ा बोल उठा। किसने कहा था वहाँ जाने का? वो सवाल नज़रों से इसे ही देख रहा था। मैं नहीं गई, मुझे वो लड़की लेकर गई। वो डर के मारे बोली। कौन सी लड़की? वो पायल वाली। खौफ अब तक इसकी आंखों में था। फिर से वही बात तहरीम, वो मुंह बनाकर बोला। इस दिन मुझे भी कोई ख्वाब नहीं आया होगा। आपने झूठ बोला, ख्वाब ही था वो। अच्छा, तो ये जो कल हुआ वो तो ख्वाब नहीं था? वो दरवाज़ा, वो तो अब भी होगा वहाँ पे। ये सब ख्वाब तो नहीं है ना? हाँ बिल्कुल है। आप घर के तय खाने की तरफ चली गई थी लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं थी। मैं मानती ही नहीं हूँ, मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। वो एक बात पर अड़ गई। तहरीम, वो गुस्से में उठकर वहाँ से चल दिया। तहरीम इसे देखती ही रह गई।
تحریم سوچوں میں گم اب تک بستر پر ہی بیٹھی تھی۔ کچھ تو ہے جو حذیفہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پہ وہ ناخن کے نشان، اس لہنگے والی اور پینٹنگ والی لڑکی کے لہنگے کی مشابہت، کتنے ہی سوال تھے جو اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ حذیفہ کچھ نہ کچھ تو جانتا ہے، وہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گئی۔ حذیفہ حذیفہ، وہ زور زور سے چلانے لگی۔ کیا 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 ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ حذیفہ ایک طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ وہ جو بازو پہ نشان تھے وہ کیسے لگے؟ چوری سے بتایا تو تھا۔ اچھا، اتنے گہرے؟ مجھے تو کسی کے ناخن کے لگ رہے تھے۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہی کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے اور آپ چھپا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ پیچھے مڑتے ہوئے بولی۔ رکو۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں رک سکتی۔ وہ دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے آگے قدم بڑھایا تو تم بچو گی نہیں تحریم۔ کیا؟ تحریم کپ کپا کر پیچھے مڑی۔ ہاں، وہ تمہیں جانے نہیں دے گی بلکہ مار ڈالے گی، وہ پریشانی کے عالم میں بولا۔ کون؟ تحریم کے چھکے چھوٹ چکے تھے۔ 5 سال پہلے طیب صاحب کے گھر کی جگہ کوٹھا تھا جہاں آئے دن رقص کی محفل لگا کرتی تھی۔ مردوں کے ہجوم میں دلکش عورتیں ناچا کرتی تھیں۔ وہاں ایک خاتون غزالہ بیگم بھی تھی جن کا دل بے حد پاکیزہ تھا اور وہ مجبوریوں کے تحت اس کوٹھے تک آ گئی تھی، لیکن جلد ہی ایک عزت دار مرد سے نکاح کر کے اپنے گھر کی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کے گھر میں ایک ننھی سی جان پیدا ہوئی جس کا نام پاکیزہ رکھ دیا گیا۔ جوان ہوئی تو بے حد حسین ثابت ہوئی۔ ایک دن وہ باہر گھوم پھر رہی تھی کہ کوٹھے کی بڑی میم کی اس پر نظر پڑ گئی۔ اس کی خوبصورت ادائیں دل لبانے والی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ غزالہ کی بیٹی ہے تو وہ اسے واپس کوٹھے میں لانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ لڑکی خوبصورت تھی۔ کوٹھے کی میم کو کوٹھے کا کاروبار اس میں دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پاکیزہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں جان کے لالے پڑ گئے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر غزالہ بیگم نے پھر سے کوٹھے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لالچ کے باعث بڑی میم نے انہیں جگہ دے دی۔ وقفے وقفے سے وہ غزالہ کو اکساتی رہتی کہ وہ بیٹی کو اس کام میں لائیں، لیکن ہر بار غزالہ بیگم نے انکار کیا۔ جو ہی ان کا انتقال ہوا تو بڑی بیگم نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس 22 سالہ پاکیزہ کو اس دلدل میں پھنسا لیا۔ وہ دن بدن نہ چاہتے ہوئے بھی اس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ نامحرم کے سامنے ناچنا، ان کی غلیظ نظریں، سب اس کے لیے گندگی تھی۔ پھر ایک دن تو بہت ہی برا ہوا۔ اس دن اس نے لال رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ پائل پہنے وہ مردوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ کچھ اس سے اس قدر لطف اندوز ہوئے کہ بڑی میم کو پیسوں کی پیشکش کر کے اس لڑکی کو خریدنے کی بات کی۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس بد کردار عورت نے اس لڑکی کو کتنے ہی بھوکے درندوں کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس معصوم سی لڑکی کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ لال رنگ کے لباس سے کوفت ہونے لگی۔ پائل کی چھن چھن عذاب لگنے لگی۔ اب وہ پاکیزہ نہیں تھی، صرف نام کی پاکیزہ رہ گئی تھی۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ بہت بے بس ہو گئی تھی وہ۔ اسے کوئی اور چارہ نظر نہ آیا۔ کرسی پر کھڑی ہوئی اور اسی لال دوپٹے کے ساتھ خود کو ٹانگ لیا۔ چاندی کی پائل دیکھتے ہی دیکھتے لال خون سے سرخ ہو گئی۔ وہ مر گئی، لیکن اس کی روح اب تک اس گھر میں زندہ ہے۔ حذیفہ نے آئیبرو اٹھا کر تحریم کو دیکھا جو دروازے کے پاس اب تک کھڑی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ طیب صاحب میرے والد تھے اور انہوں نے یہ گھر خریدا تھا۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ چھن چھن کی آواز آتی تھی اور کوئی چھت پر ناچتا تھا۔ حذیفہ بولے جا رہا تھا لیکن تحریم خاموش تھی۔ پھر پتہ کروایا تو معلوم ہوا یہاں 5 سال پہلے کوٹھا ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہی پاکیزہ کی سٹوری بھی پتہ لگی۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ پاکیزہ کی روح سے پیچھا چھڑوانے کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو یہی رہی، لیکن میرے والدین چل بسے۔ حذیفہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ جو پینٹنگ تم نے دیکھی تھی وہ پاکیزہ کی ہے، اسی کی وجہ سے لگائی۔ ہاتھوں میں نوچنے کے نشان اس وجہ سے کہ میں نے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ حذیفہ نے اسے دونوں ہاتھ دکھائے۔ تو اس کے بعد بھاگنے کا سوچا تک نہیں۔ تم بھی جاؤ گی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تحریم کو لگا اس کے پیروں سے زمین ہی سرک گئی۔ ڈر، خوف سب اس کی آنکھوں میں جگمگا رہا تھا۔ لیکن میں کیسے؟ اس نے کامتے کامتے لب کھولے تو گھر کی ساری بتیاں خود بخود گل ہو گئیں۔ زور سے دروازے کی بجنے کی آواز آئی۔ تحریم چیخی اور آگے دوڑ کر حذیفہ کے ساتھ ٹکرا گئی۔
पूरे घर की बत्तियां गुल हो चुकी थी। तहरीम दौड़कर जब हुज़ैफ़ा से टकराई तो हुज़ैफ़ा ने इससे तसल्ली दी, तहरीम शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, फिक्र नहीं करो। शॉर्ट सर्किट? वो हैरानगी से अंधेरे में हुज़ैफ़ा का चेहरा तलाश कर रही थी। मैं आता हूँ, सब्र करो। नहीं नहीं, तुम यहाँ से मत जाओ। इसने हुज़ैफ़ा के हाथों को और कस के पकड़ लिया। डरो नहीं, मैं बस देख कर आता हूँ। कैसे नहीं डरूं, वो परेशानी में बोली। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो डर गया वो मर गया? अंधेरे में हुज़ैफ़ा की आवाज़ तहरीम की समातों से टकराई थी। सुनी है, वो आस्ता से बोली। हाँ तो फिर बस डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ, वो कहता हुआ तहरीम का हाथ छोड़कर चला गया। तहरीम इसे रोक ना पाई। इसके कदमों की हल्की हल्की आवाज़ तहरीम के कानों में पड़ रही थी। फिर कुछ देर बाद मुकम्मल सन्नाटा छा गया। वो जा चुका था। तहरीम ने खुद को काबू में रखा और सहारा लेकर सोफे पर जाकर बैठ गई और हुज़ैफ़ा का इंतज़ार करने लगी। इसके पास फ़ोन भी नहीं था। वो खाली हाथ घर से निकली थी। काश फ़ोन होता, मैं टॉर्च ऑन कर लेती, कुछ तो डर कम होता, इसने दिल ही दिल में सोचा। यकदम ही मौसम ख़राब होने लगा और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादलों की गर्ज चमक सोफे पे बैठी तहरीम की समातों से टकरा रही थी। वो बहुत सहमी हुई थी, माथे पर बल थे, खामोश बैठी वो ज़ाफ़ा की राह तक रही थी। फिर एक तेज़ हवा का झोंका आया और सामने की खिड़की खुल गई। इसके इर्द गिर्द के पर्दे लहराने लगे। वो काली आंखें इसी मंजर को देख रही थी। अचानक इस अचानक से खिड़की से तेज़ रोशनी आई और पास ही रखी इस पेंटिंग को रोशन कर गई। तहरीम की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी। चांदी की पायल, लाल लहंगा। इसे इस लड़की से खौफ आने लगा। फिर इसने गौर किया तो तस्वीर पर कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा था। इसके वस्त में एक लाइन लिखी हुई थी जिसे पढ़कर तहरीम के होश उड़ गए। आई विल किल यू। खौफ इस कदर तारी हुआ कि आंखें बरसने लगी। वो यकदम सोफे से उठकर किसी कोने की जानिब भागी। वो हुज़ैफ़ा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक कोने में पहुंची तो आगे जाने का रास्ता दिखाई ना दिया। वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। कानों में सन्नाटा छाया हुआ था। तहरीम बेहद खौफ में थी। हल्की हल्की कहीं से आवाज़ें आने लगी। रेडियो पे हल्की हल्की ये पोइम बज रही थी। जो ही पोइम के अल्फाज तहरीम के कानों से टकराए, इसने सर उठाकर ऊपर देखा। रोने की वजह से काजल फैल चुका था। काली आंखें और ही ज़्यादा स्याह हो चुकी थी। को कौन रेडियो चला रहा है? गले से दबी दबी आवाज़ निकल रही थी, लेकिन कोई जवाब ना आया। एक दो सेकंड के बाद तहरीम को महसूस हुआ किसी ने इसके कंधे पर आस्ता से हाथ रखा। तहरीम की तहरीम की धड़कनें तेज हो गई। वो चीखना चाह रही थी लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर किसी ने ज़ोर से इसे पीछे घसीटा। आह, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करके आगे भागी। भागते हुए वो किसी ज़ोर से टकराई और बत्तियां चारों तरफ की रोशन हो गई। तहरीम के टकराने वाले शख्स पर नज़र पड़ी तो वो कपकपा उठी। हुज़ैफ़ा, ये क्या हुआ? हुज़ैफ़ा के चेहरे से जगह जगह खून टपक रहा था। किसी ने बुरी तरह से नाखून मारे थे। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था कि किसी ने मुझ पर वार कर दिया, वो बामुश्किल बोल पाया। इसकी हालत बेहद ख़राब थी। अच्छा तुम इधर बैठो। तहरीम ने इसे जल्दी से सोफे पर बैठाया। वो खुद भी डरी हुई थी और हुज़ैफ़ा की आंखों का डर भी देख चुकी थी। तहरीम ने तेज़ी तेज़ी में टिश्यू और सनी प्लास लाए और बैठकर हुज़ैफ़ा का खून साफ करके जगह जगह सनी प्लास लगा दिए। काली अंधेरी रात थी और इनके चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जब हुज़ैफ़ा थोड़ा बेहतर हुआ तो तहरीम ने इसे सवाल किया, क्या हुआ था? मैं जब चेक करने गया कि लाइट को क्या हुआ तो पता लगा लाइट गई हुई है। तुम्हें बताने ही आ रहा था कि किसने कंधे पर हाथ रखा और मुझे दबोच लिया। इसके हाथों पर मेहंदी और लाल नेल पॉलिश लगी हुई थी। खौफ अब तक हुज़ैफ़ा की आंखों में था। हल्की सी रोशनी में मैं सिर्फ इसके हाथ देख पाया और इन्हीं हाथों से वो मुझे नोचने लगी। मैं बिना आवाज़ के दर्द से करा रहा था। हुज़ैफ़ा आस्ता आस्ता बोले जा रहा था। फिर जब तुम मुझसे टकराई तो वो एक पल में गायब हो गई। तहरीम के रूकंडे खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे? तहरीम ने डरी डरी आवाज़ में पूछा। नहीं जानता, पर कुछ देर सोना चाहता हूँ, दर्द हो रहा है। वो थका थका बोल रहा था। सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। खौफ तो था ही, लेकिन हुज़ैफ़ा को भी इस हालत में संभालना था। ओके। जवाब सुनकर तहरीम किचन में चली गई और किचन का दरवाज़ा खुला ही छोड़ा। चूल्हे के पास खड़ी वो सूप के लिए मुख्तलिफ चीज़ें निकाल रही थी और अभी तक डरी हुई थी और इधर उधर नज़रें घुमाकर काम कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। तहरीम कुछ देर बाद ही मुतमिन होकर सूप बनाने लगी। ठीक 10 मिनट बाद किचन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और तहरीम के हाथ से चम्मच डर के मारे नीचे गिरी।
जिसने दरवाजे की तरफ देखा वो पहले खुला था लेकिन अब बंद हो चुका था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि छत से छन छन की आवाज़ एक बार फिर से आने लगी। तहरीम के कदम वहीं रुक गए। पाकीज़ा, मैंने कुछ नहीं किया, वो रोई। चन चन की आवाज़ तेज़ होने लगी। मुसलसल छत से कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर से एक बार रक्स शुरू हो गया था। तहरीम ने होश संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कुंडी को घुमाया लेकिन दरवाज़ा न खुला। इसने बार बार तेज़ी में कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। हुज़ैफ़ा, दरवाज़ा खोलो किसी तरह प्लीज़। वो गिड़गिड़ा रही थी। छन छन की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। हुज़ैफ़ा, मैं मर जाऊंगी, कुछ तो करो। वो अब तक दरवाज़ा पीट रही थी लेकिन हुज़ैफ़ा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। या तो वो गहरी नींद सो चुका था या इसके साथ कुछ और हो चुका था। हुज़ैफ़ा के कानों में जब चीखों की आवाज़ गूंजी तो उसने अपनी आंखों को खोला। वो फौरन किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तहरीम की चीखों की आवाज़, हुज़ैफ़ा मुझे बचा लो, अब तक बरकरार थी। क्या हो गया तहरीम? वो दरवाजे के बिल्कुल पास आकर बोला। वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। वो अब तक दरवाज़ा पीट रही थी। अच्छा रिलैक्स रहो, सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, अभी छत से तहरीम की बात अधूरी रहेगी क्योंकि जब गौर किया तो छन छन की आवाज़ का नामो निशान नहीं था। वो आवाज़ कब बंद हुई? तहरीम सोचों में डूब गई। क्या छत से? मुकम्मल खामोशी के बाद से उज़ैफ़ा ने सवाल किया। कुछ भी नहीं, वो उलझ चुकी थी। फिर क्लिक की आवाज़ आई और इसकी नज़रें उज़ैफ़ा से जा मिली। उज़ैफ़ा दरवाज़ा खोल चुका था। ये कैसे खुल गया? जाम हो गया होगा लेकिन अब मैंने खोल दिया है। वो अब तक उलझी हुई थी। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हुज़ैफ़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखे। मैं सूप बनाने आई तो दरवाज़ा बंद हो गया, फिर छन छन की आवाज़ आने लगी और मैं डर गई। अच्छा। पाकीज़ा की रूह ने मुझे जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हें भी नहीं पहुंचाएगी, बस डराती, सिर्फ डराती है। इसलिए फ़िक्र नहीं करो। लेकिन इसका मुस्तकिल हल भी तो होना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे तो नहीं रह सकती। सोचते हैं कुछ इस बारे में, पर जब तक पाकीज़ा की रूह इस घर में है तुम नहीं जा सकती कहीं। जानती हूँ, वो ज़मीन पर नज़रें जमाए बोली। रात गुजर गई और फिर एक नई सुबह का सूरज जगमगाने लगा। उज़ैफ़ा किचन में खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। तहरीम भी इसकी मदद के लिए किचन में आ गई थी। उज़ैफ़ा, तुम अकेले कैसे रह लेते हो, वो भी इस डरावने से घर में? बस क्या करूं, फैमिली जुदा हो गई और मैं अकेला रह गया। टाइम के साथ आदत पड़ गई लेकिन अब तुम भी तो आ गई हो। हाँ, मगर ये घर भी बहुत अजीब है। मतलब इस घर में इतनी पुरानी चीज़ें क्यों हैं, जैसा कि रेडियो तो अब कोई नहीं इस्तेमाल करता। इसने किचन से बाहर रेडियो की तरफ इशारा किया। रेडियो मेरे अब्बे का है इसलिए रखा हुआ है, और पुरानी चीज़ें इसलिए कि ये घर भी तो पुराना ही था। अच्छा, और वो तय खाना इतना अजीब क्यों? काला स्या तय खाना इसके जहन में आया। इसकी कहानी मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। अभी आओ, नाश्ता तैयार हो गया है। वो किचन से बाहर निकल गया। ओके, वो भी पीछे पीछे गई। गप्पे लगाते हुए दोनों मज़े से नाश्ता कर रहे थे जब टेलीफोन की घंटी बजी। हुज़ैफ़ा, फ़ोन बज रहा है। अच्छा, न जाने कौन होगा, मैं देख कर आता हूँ। हुज़ैफ़ा उठकर वहाँ से चला गया। फ़ोन की घंटी एक बार बंद होकर फिर से बजने लगी। हुज़ैफ़ा ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हेलो, लेकिन जवाबन कोई आवाज़ ना आई। हेलो, कौन है? एक बार फिर से खामोशी मिली। उफ, कौन बात कर रहा है? अब तीसरी बार हो चुका था और वो तंग आ गया था। तहरीम की दर्द भरी चीख सुनाई दी तो ज़ैफ़ा के हाथ से फ़ोन फिसल गया। वो भागता हुआ तहरीम की तरफ गया और फ़ोन वहीं हवा में झूलता रहा। क्या हुआ तहरीम? लेकिन तहरीम चुप थी। तहरीम का बाजू देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गहरा लाल कट का निशान इसके बाजू पे था। ये क्या हुआ? वो इसके पास बैठा। वो एप्पल काट रही थी तो लग गई छुरी। हद है तहरीम, ध्यान कहाँ था? अरे हल्का सा ही कट लगा है। चुप करो, ये हल्का सा नहीं है, मैं आता हूँ, सब्र। वो काफ़ी परेशान हो गया था। कुछ देर बाद तहरीम ने देखा कि हुज़ैफ़ा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और तहरीम के बराबर में बैठकर जख्म पे पट्टी करने लगा। इसके चेहरे पर फिक्र थी जो तहरीम दे चुकी थी। काला स्याह दरवाज़ा और इसकी लाल कुंडी तहरीम के बिल्कुल सामने थी। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तहरीम को सामने चारों तरफ अंधेरा नजर आया। कोई है, कोई है क्या यहाँ? वो डरी डरी सहमी हुई सीढ़ियाँ उतरने लगी। हेलो, कोई है क्या यहाँ? दूर से हल्की हल्की पीली रोशनी तहरीम को दिखाई दी। तहरीम आस्ता आस्ता कदमों से इस रोशनी के पीछे गई। रोशनी का पीछा किया तो इसे कोई लड़की लहंगे में मलबूस दिखाई दी। इसके हाथ में मोमबत्ती पकड़ी थी और पीठ तहरीम की तरफ थी। लाल लहंगा, पाँव में पायल, पैरों में मेहंदी। वो एकदम तहरीम की तरफ मुड़ी। तहरीम की सांस
जाने लगी। घूंघट किए हुए वो लड़की हाथों में मोमबत्ती लिए तहरीम की तरफ बढ़ने लगी। तुम आ गई तहरीम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इसने यकदम अपना घूंघट ऊपर किया। नाक का कोका, वो खूबसूरत आंखें, तहरीम को पेंटिंग याद आने लगी। वो पाकीज़ा थी लेकिन इसकी रंगत बेहद सफ़ेद थी और आंखों में दहशत भरी थी। तहरीम को इससे खौफ आ रहा था और वो इसी की तरफ बढ़े जा रही थी। जो ही गले पे हाथ रखा तो तहरीम की चीख निकली और भयानक ख्वाब टूट गया। वो पसीने से शरबू बेड पर उठकर बैठी, पास पड़ी पानी की बोतल को लबों से लगाया और एक गहरा सांस लिया। ये ख्वाब तो अब सोने ही नहीं देगा। तय खाने से क्या कनेक्शन है इस सब का, वो सोचों में गुम थी। जब हुज़ैफा से पूछा था तय खाने का तो कुछ वक़्त के लिए इसके तासुरात भी बदले थे, लेकिन अगले ही लम्हे इसने नॉर्मल कर लिए थे। कोई तो बात है इस तय खाने में। वो अपने बिस्तर से उठी, कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने का जायज़ा लिया। हुज़ैफा के उठने से पहले तय खाने में जाकर देखती हूँ। वो आस्था कदमों से तय खाने के दरवाजे की छानबीन करने लगी। रात के 2 बज रहे थे और वो घर का कोना कोना छान रही थी। तय खाने तक पहुँचना इसके लिए ज़रूरी बन गया था। कुछ देर बाद ही इसे दूर से वो काला दरवाज़ा दिख गया। शुक्र है साथ वो टॉर्च लेकर आई थी। वो इसकी तरफ बढ़ी और तय खाने के दरवाजे के साथ ही एक बटन दबाया और दरवाजे के ठीक ऊपर लगा पीला बल्ब रोशन हो गया। एक बार फिर तहरीम को इस दरवाजे से खौफ आने लगा। वह पूरा स्याह था और बीच में एक लाल रंग की कुंडी थी। इसने टॉर्च एक कोने में रखी क्योंकि कुंडी बड़ी थी और दोनों हाथों की मदद से खुलनी थी। खुद पे काबू पाकर इसने दोनों हाथ कुंडी पर रखे और इसे खोलने लगी। कुंडी पुरानी थी, वो आवाज़ पैदा कर रही थी। तहरीम ने फिर बेहद आस्था से कुंडी खोलने की कोशिश की और काला दरवाज़ा खुल गया। इसने टॉर्च उठाई और नीचे की तरफ लगाई तो सीढ़ियाँ नजर आई। नीचे घुप अंधेरा था। वो आस्था कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरी। इससे साथ साथ डर भी लग रहा था। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखा था, टॉर्च की मदद से स्विच बोर्ड ढूंढा जो कुछ ही देर बाद नजर आ गया। लाइट के बटन दबाए तो पूरा तहखाना रोशन हो गया। जगह जगह नजर पड़ी तो वो चूक गई और हाथ से टॉर्च स्लिप होकर नीचे जा लगी। चारों तरफ पाकीज़ा की तस्वीरें लगी थी। एक कोने में ड्रेसिंग टेबल थी जिसके कोने के साथ लाल रंग का लहंगा लटका हुआ था। तहरीम के एक हाथ से लहंगे को पकड़ा। वो बिल्कुल वही लहंगा था जो इसने पेंटिंग में देखा था या छत पर इस लड़की को पहने हुए देखा था। टेबल पर नजर गई तो इसे वो पायल नजर आई जो इसने छत पर इस लड़की को पहने हुए देखी थी। साथ लाल लिपस्टिक, नाक का कोका, मेहंदी, जेवर, वो सब चीज़ें टेबल पर एक तरतीब से पड़ी थी। अमूमन लड़कियां ऐसी चीज़ें देखकर खुश हो जाया करती थी, लेकिन तहरीम खौफजदा हो गई थी। वो जो ही डर के पीछे मुड़ी तो तहखाने के वस्त पे नज़र पड़ी। वहाँ 2 कब्रें थीं, मिट्टी की 2 कब्रें। एक के पास पाकीज़ा की तस्वीर पड़ी थी और दूसरे के पास एक बूढ़े आदमी की। वो लड़खड़ाते कदमों से कब्र के पास गई तो उसके छक्के छूट गए। इसने मुंह पे हाथ रख लिया। कब्रों के थोड़े ही आगे 6-7 लोगों की ऊपर नीचे लाशें पड़ी हुई थीं। किसी के नाक से खून बह रहा था तो किसी के सर से। कब्रों ने इन लाशों को छुपाया हुआ था, लेकिन तहरीम अब सब देख चुकी थी। वो यकदम इस कमरे से भागने के लिए पीछे ही मुड़ी के टावर जैसा लड़का ठीक इसके सामने खड़ा इसे घूर रहा था। तहरीम को पसीने आने लगे। वो खौफ से कांपने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्ली की मानिंद हरी आंखों में दहशत भरी हुई थी और वो तहरीम की तरफ ही बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या करने आई थी? वो आंखों में खून उतारे इसकी तरफ बढ़ रहा था। तहरीम तेजी से पीछे जाती जा रही थी। किसने इजाज़त दी रात के इस पहर इस तहखाने में आने की? हुज़ैफा ने यकदम तहरीम की कलाई पकड़ी और इसे अपने करीब किया। तहरीम की सांस रुकने लगी। काश वो यहाँ ना आती। क्यों, किस लिए आई तुम यहाँ? आंखों में आंखें डाल के उसने आस्था से कान में सरगोशी की और अगले ही लम्हे तहरीम को जोरदार धक्का दिया। वो दीवार के साथ जा लगी। हा हा, शक्ल देखो अपनी, इसने जोरदार कहका लगाया। ओ माय स्वीट हार्ट, मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूँ, डरो तो नहीं? इसने तहरीम के रुखसार को छुआ। अब तुम देख ही चुकी हो तो आओ तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। वो तहरीम से पीछे हुआ और फर्श पर पड़ी पाकीज़ा की तस्वीर उठाई। हाँ हाँ, तुम कितनी नादान हो, रूहों पे यकीन रखती हो? इसने एक निगाह तस्वीर पर डाली और फिर शैतानी नज़रों से तहरीम को देखा। बीवी थी मेरी, मार डाला अपने इन हाथों से और तुम्हें डराने के लिए इसका रूप धारा। वो जोर से चिल्लाया और पाकीज़ा की तस्वीर तहरीम के बिल्कुल करीब ही दीवार पर दे मारी। तहरीम डर के एकदम पीछे हुई और वो शीशे की फ्रेम नीचे लगते ही टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। वो सब कुछ मैंने किया,
چھت پہ تم نے مجھے لہنگے میں دیکھا تھا، کبھی سوچا ہے میں جوتے کیوں نہیں پہنے رکھتا ہوں؟ اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس وجہ سے اس نے ایک جھٹکے میں جوتے اتارے اور تحریم کو اس کے پاؤں کی لال مہندی نظر آئی۔ وہ رونے لگی۔ ارے روتی کیوں ہو؟ ابھی تو اور بھی باتیں بتانی ہیں۔ یہ پاکیزہ کی قبر ہے، انہی ہاتھوں سے میں نے اسے دفنا دیا۔ حذیفہ کی آنکھوں میں آگ کا جوالا مکھی جگمگا رہا تھا۔ اور یہ میرے سو کالڈ فادر کی قبر ہے۔ وہ پاکیزہ کی قبر سے تھوڑا آگے کھسکا۔ نہیں بھی، انہیں بھی میں نے مارا۔ اس نے تحریم پر نظر ڈالی اور ایک شیطانی کہکا لگایا۔ تحریم مکمل سہم چکی تھی۔ اسے حذیفہ کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا اور بالوں سے تحریم کو اپنی گرفت میں کیا۔ وہ چیخی چلائی پر اس کے سنگ دل پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ حذیفہ نے اسے پکڑ کر لاشوں کے ڈھیر کے سامنے لا بٹھایا۔ یہ لڑکی جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، اس نے میری بے عزتی کی تھی، صرف اور صرف چھوٹی سی بات پہ۔ مار ڈالا اسے بھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی۔ اور یہ شخص، اس نے مجھے یعنی حذیفہ کو دھکا دیا، اس سے بھی مرنا تھا۔ تحریم بے حد گھبراہٹ میں اس کی شکل تکنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ وہ روتے ہوئے ہلکا سا بولی۔ شش، ایسے مت بولو، تمہارا شوہر پاگل نہیں ہو سکتا۔ اس نے تحریم کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ شوہر؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں، مجھے تم پسند ہو، ہم شادی کر لیں گے اور کوئی نہیں آئے گا ہمارے درمیان۔ اس نے ایک بار پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میں تم جیسے سائیکو سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ چلائی اور حذیفہ کا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ اٹھنے ہی لگی کہ حذیفہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرا پلان خراب کیا۔ میں تمہیں پاکیزہ کی روح سے ڈرا کر یہاں روک کر شادی کرنا چاہتا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ لیکن تم یہاں تہہ خانے میں آ گئی اور میرا پلان خراب کر دیا۔ میں نے پھر بھی تمہیں اب تک ایک خروش نہیں آنے دی۔ اگر میں تمہیں ویسے روک سکتا تو زبردستی بھی روک سکتا ہوں۔ بہتر ہے مان جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں، تم خونی ہو، دھوکے باز ہو، تم مجھے ڈراتے رہے پاکیزہ بن کر۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ حذیفہ کا خون کھولنے لگا۔ اس نے یکدم تحریم کو پکڑا اور گھسیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل تک لے گیا۔ تحریم کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ حذیفہ نے تحریم کو اپنے قریب کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلایا۔ تم نے شیطان کو آج کے دن جگا دیا تحریم۔ اس لمحے اس نے تحریم کو زوردار دھکا دیا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل پر جا لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ایک ایک چیز نیچے فرش پر گری۔ نہیں مانو گی نا میری بات؟ بالوں سے پکڑ کر حذیفہ نے اسے اوبر کیا۔ دیکھو کیسے منواتا ہوں اب۔ اس نے یکدم فرش سے لال لپسٹک اٹھائی اور تحریم کو قریب کر کے اس کے چہرے پر لال لپسٹک تھوپنے لگا۔ تم دلہن بنو گی، میری دلہن۔ وہ بے حد بے دردی سے لپسٹک لگا رہا تھا۔ تحریم کے چہرے پر جگہ جگہ ریڈ لپسٹک کے نشان لگ چکے تھے۔ تم یہ لہنگا پہنو گی، تم میری ہوگی، صرف میری۔ حذیفہ کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ وہ بامشکل اپنا منہ کھول پائی، لیکن اس کے پاگل پن میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ ہاں، تم یہ پہنو گی، تم پہ بہت جچے گا۔ اس نے لپسٹک نیچے پھینک دی اور لہنگے کا دوپٹہ تحریم کو اوڑھ دیا۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ حذیفہ نے تحریم کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ حذیفہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن تحریم شیشے میں ایک بے سہارا بے بس لڑکی کا عکس دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر جگہ جگہ لال لپسٹک کے نشان تھے، سر پر لال دوپٹہ اسے سفید کفن کی مانند لگ رہا تھا۔ تحریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تیزی سے حذیفہ کو دھکا دیا۔ سر سے دوپٹہ پھینک کر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ حذیفہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرش پر پڑے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ آئی۔ تحریم! وہ شیر کی طرح گرایا، لیکن تحریم اس کی آواز نظر انداز کر کے آگے کی طرف بھاگی۔ تحریم بغیر کچھ سوچے سمجھے سیڑھیوں پر بھاگے جا رہی تھی۔ حذیفہ بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تحریم تہہ خانے سے نکلی اور باہر کا دروازہ تلاش کرنے لگی۔ اس سے بھول بھلیاں میں مشکل سے اسے باہر کا دروازہ دکھ گیا۔ آنکھوں میں چمک آئی، دل گواہی دے رہا تھا کہ اب وہ بچ جائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا خواب چکنا چور ہو گیا جب اس نے حذیفہ کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا لگا تھا بچ کے نکل جاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں دہشت بھری تھی۔ غلط فہمی تھی تمہاری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چاقو تحریم کے سامنے کیا۔ تحریم کے اوستان خطا ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ چاقو کی نوک پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ تحریم خوف سے کانپ رہی تھی۔
हुज़ैफ़ा वहशी दरिंदे की तरह हाथ में चाकू लेकर तहरीम की तरफ दौड़ा। तहरीम चीखी और डर के मारे पीछे की तरफ भागी। हुज़ैफ़ा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जला रही थी, लेकिन हुज़ैफ़ा पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। तुमसे तो शादी मैं करके रहूँगा, चाहे तुम्हारी लाश से ही क्यों ना करनी पड़े। तहरीम बचते बचाते हुज़ैफ़ा के कमरे में घुस गई और ख़ुद को लॉक कर लिया। दरवाजे के पास बैठी वो फूट फूट के रोने लगी। कानों में हुज़ैफ़ा की आवाज़ गूंज रही थी, तहरीम दरवाज़ा खोल दो, मैंने कहा दरवाज़ा खोल दो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाजे की धमक से कमरे की एक एक चीज़ हिल रही थी। तहरीम, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। इसने और ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे के साथ ही पड़ी टेबल हिलने लगी, जिसकी बदौलत ऊपर पड़ी एल्बम नीचे गिरी और एक पिक्चर खुल गई। तस्वीर पर नज़र पड़ी तो तहरीम चूक गई। पिक्चर में हुज़ैफ़ा और पाकीज़ा शादी के कपड़े पहने हुए खड़े थे। पाकीज़ा का लाल लहंगा और हुज़ैफ़ा की वाइट शेरवानी थी, जिस अपनाइयत और मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे, वो अनमोल थी। दोनों के चेहरे की हंसी इनके प्यार की गवाही दे रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हुज़ैफ़ा इस कदर जालिम हो गया और इसने अपने ही प्यार को मार डाला? तहरीम के जहन में एक सवाल उभर कर आया, लेकिन अगले ही लम्हे वो सब भूल गई, क्योंकि इसकी आंखों के सामने दरवाज़ा गिरा पड़ा और इसकी नज़रें हुज़ैफ़ा से जा मिली। चाकू अब तक इसके हाथ में था और वो खौफनाक निगाहों से तहरीम को ही देख रहा था। तहरीम ने बगैर वक़्त ज़ाये किए एल्बम उठाकर इसके मुंह पर दे मारी। आह तहरीम! वो गराया, लेकिन तहरीम वहाँ से फरार हो चुकी थी। रात के 3 बज रहे थे और वो हुज़ैफ़ा के चंगुल से आज़ाद हो गई थी। सुनसान खाली रोड पे वो तेज़ी से कदम बढ़ा रही थी। इसे यहाँ के सन्नाटे से खौफ नहीं आ रहा था। वो जो कुछ देख चुकी थी, इसके आगे ये कुछ भी नहीं था। वो तेज़ी से बढ़ रही थी ताकि इस बस्ती से निकलकर दूर भाग जाए। दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। काश मैं घर से भागती नहीं, काश मैं इस धोखेबाज से प्यार ही ना करती, काश मैं हुज़ैफ़ा से मिलती ही ना। जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी झेल चुकी हूँ मैं। अब जाकर बाबा के सीने से लग जाऊंगी। वो अपनी लाडली बेटी को ठुकरा नहीं पाएंगे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेबस लड़की अपनी गलतियों पर रोने धोने के अलावा और कर भी क्या सकती है। तहरीम को लग रहा था कि वो हुज़ैफ़ा की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी। हुज़ैफ़ा कब से इसका पीछा कर रहा था और मौका मिलते ही इसने तहरीम के सर पर वार कर दिया। तहरीम यकदम बेहोश हो गई। हुज़ैफ़ा इसे उठाकर फिर से इसी चारदीवारी के अंदर ले आया, जिसमें तहरीम कैद थी और अब कितने ही सालों इसे और कैद रहना था। हुज़ैफ़ा ने इसे किचन के फर्श पर लटाया, खुद तैयार होने लगा। इसने वो लाल लहंगा पहना, पाँव में पायल सजाई, होंठों को लिपस्टिक से सुर्ख किया और फिर से एक दुल्हन का रूप धारा। हाय, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। तहरीम भी ऐसे ही खूबसूरत लगेगी। शैतानी मुस्कुराहट एक बार फिर चेहरे पर छा गई। लेकिन लेकिन पहले इसे ये इंजेक्शन तो दे दूँ, ताकि ये फिर से ना भागने पाए। हुज़ैफ़ा दराज में से एक बड़ी सी सिरिंज निकाली और इसमें लाल रंग की कोई दवाई भरने लगा। हा हा, इससे लगाऊंगा फिर वो भागेगी ही नहीं। इसने जोरदार कहका लगाया और पीछे मुड़ा। चेहरे की हंसी एक पल में गायब हुई, क्योंकि तहरीम वहाँ पे अब नहीं थी। तहरीम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इंजेक्शन लेकर किचन से बाहर की तरफ दौड़ा। तहरीम ऊपर हाथ रखी अपने कमरे की अलमारी में बैठी थी। जब इसे होश आया तो उसने लहंगे में मलबूस हुज़ैफ़ा के हाथ में इंजेक्शन देखा तो वो कांप उठी। बगैर आवाज़ निकाले वो रेंगते हुए वहाँ से निकली और यहाँ तक पहुँच आई। वो खौफ से कांपे जा रही थी। ठंड में पसीने निकल रहे थे। हुज़ैफ़ा की आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। तहरीम, निकल आओ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। लेकिन अगर मैंने ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा तहरीम। कहाँ जा सकती है ये? बाहर के दरवाजे को तो ताला लगा चुका हूँ मैं। हुज़ैफ़ा ने सोचा, फिर यकदम कमरों की छानबीन करने लगा। कुछ देर बाद वो तहरीम के कमरे में आया। तहरीम की धड़कन तेज़ हुई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर तहरीम ने ज़ोर से मुंह पर हाथ रख लिए ताकि कोई आवाज़ इस तक ना पहुंच सके। तहरीम, तुम यहाँ हो क्या? वो आहिस्ता सा बोला। कुछ देर तक इसके कदमों की आवाज़ आती रही, फिर यकदम दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और सन्नाटा छा गया। तहरीम ने सूखा सांस लिया और अलमारी थोड़ी सी खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। सब नॉर्मल था। वो बाहर निकली और अगले ही लम्हे इसकी सांस जाने लगी। हुज़ैफ़ा सामने लहंगे में खड़ा इसे देख रहा था। हाथ में इंजेक्शन इसी तरह पकड़ा हुआ था। बहुत होगी छुपन छुपाई। वो तहरीम के बिल्कुल करीब आया। हुज़ैफ़ा, मुझे छोड़ दो प्लीज़। वो गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन हुज़ैफ़ा ने बगैर कुछ कहे इसे कंधों पर उठा लिया। हुज़ैफ़ा इसे हॉल के अंदर ले आया था और इसके पांव हाथ सब कुर्सी के साथ बांध दिए थे। मुंह पे टेप चढ़ा दी थी और तहरीम रोए जा रही थी। पता है, ये इंजेक्शन लगाओ तो बंदा सो जाता है,
اس نے انجیکشن کی سوئی پر نظر جمائی اور تحریم کے قریب آیا۔ اپنی کلائی تو آگے کرو۔ اوہ، تم تو بندھی ہوئی ہو، سوری۔ حذیفہ نے یکدم بے رحمی سے تحریم کی کلائی پکڑی۔ تحریم خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بے بس تھی۔ حذیفہ کی طاقت کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل ہی دل میں وہ دعائیں کر رہی تھی کہ حذیفہ اسی لمحے انجیکشن کی سوئی اس کی نرم سی کلائی میں کھبو دی۔ تحریم کو شدید درد کا احساس ہوا۔ ٹیپ کے باعث اس کے چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سونے کی ہی دوائی تھی، کوئی زہر تھا؟ اس قدر تیز ریئیکشن! آخری وقت میں اس کے دل میں خیال آیا تھا۔ 1-2 سیکنڈ کے اندر ہی تحریم کی آنکھیں بند ہو گئی اور اب باڈی نے بھی حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ حذیفہ تحریم کے بے جان جسم کو دیکھ کر قہقہ لگانے لگا۔ اس کا سر ایک طرف کو جھک چکا تھا۔ اب تم صرف اور صرف میری ہوگی۔ تحریم، تحریم! تحریم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے گالوں پر تھپکی دے رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد تحریم نے زبردستی اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سامنے دھندلا دھندلا کوئی نظر آ رہا تھا۔ اب تک وہ صحیح سے ہوش میں نہیں آ پائی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے تو معلوم ہوا کہ اس نے وہی لال رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا اور منہ کی ٹیپ اب اتری ہوئی تھی۔ نظر کچھ بہتر ہوئی تو اس نے سامنے کھڑے بندے پہ غور کیا۔ جب حذیفہ کو اس نے اپنے سامنے پایا تو ڈر کے مارے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا اور اب تک لال جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ منہ اور ہاتھ پہ جگہ جگہ کانٹے کے نشان تھے۔ ہاتھ پہ چھری پکڑی تھی جس سے لال رنگ کا خون ٹپک رہا تھا۔ تحریم نے فوراً خود پہ نظر دوڑائی لیکن اسے کوئی کٹ کا نشان نہیں دکھا۔ یقیناً حذیفہ نے خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ارے تم جاگ گئی؟ حذیفہ یکدم بولا۔ یہ خون، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ ڈر کے مارے آہستہ آہستہ چلائی۔ ڈرو نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے بس خود کو سزا دی تھی۔ سزا؟ تحریم کی شکل پہ 12 بج گئے۔ ہاں، میں نے تمہیں اذیت دی، انجیکشن لگایا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے زخم دکھائے۔ تم خود کو کیسے سزا دے سکتے ہو؟ جیسے تمہیں دی ویسے ہی خود کو۔ تحریم کو یقین ہی نہ آیا۔ کیا یہ وہی حذیفہ تھا؟ اتنا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا وہ۔ تم بہت عجیب ہو۔ صحیح کہتی ہو، میں بہت عجیب ہوں۔ وہ تحریم سے پیچھے ہوا۔ جانتی ہو تحریم؟ کیا؟ تحریم شاکڈ تھی اور اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں بہت اکیلا ہوں۔ جب مجھے پاکیزہ کی یاد آتی ہے میں یہ کپڑے پہن کر اس سے بے حد قریب محسوس کرتا ہوں۔ اب یہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا اسے۔ نہیں، میں نے نہیں مارا۔ حذیفہ کے تاثرات یکدم بدلے۔ اس لمحے وہ تحریم کے پاس اور ایک جھٹکے میں اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر خود پہنا۔ میں نے نہیں مارا اسے۔ بولو، میں نے نہیں مارا اسے۔ آگ پھر اس کی آنکھوں میں ابھر آئی۔ تحریم ڈر گئی۔ حذیفہ، تم بولو، میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ چلایا۔ ہاں، تم نے اسے نہیں مارا، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، حذیفہ نے زوردار قہقہ لگایا اور حال کے بیچوں بیچ رقص کرنے لگا۔ پائل کی چھن چھن تحریم کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکے کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ وہی چھن چھن کی آواز تھی جو چھت سے آیا کرتی تھی۔ تحریم، تم جانتی ہو؟ وہ رکا۔ ایسے کوئی کٹ لگائے ہاتھ پہ؟ اس نے یکدم چھری سے اپنی کلائی کاٹی۔ ٹپکتا خون دیکھ کر تحریم کے طوطے اڑ گئے۔ تو ذرا تکلیف نہیں ہوتی؟ حذیفہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ تحریم کی آنکھوں کا ڈر بھانپ گیا۔ ارے ارے، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ٹرائی کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ قدموں سے تحریم کی طرف بڑھا۔ میرے قریب مت آؤ۔ نہیں، میں تمہارا ڈر نکالوں گا۔ وہ چھری لے کر دوڑ کر تحریم کے پاس آیا۔ نہیں، اس لمحے تحریم نے حرکت کی اور اس کی کرسی نیچے گر گئی۔ حذیفہ کی رفتار تیز تھی۔ وہ اپنے قدم روک نہ پایا اور تحریم کی کرسی کے پیچھے ہی پڑی ایک لوہے کی کرسی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ کرسی کا کونا نوکیلا تھا اور حذیفہ کے اندر تک گھس گیا۔ آہ! حذیفہ در سے کرانے لگا۔ تحریم کرسی کے ساتھ بندھی وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کی باڈی سے نکلنے والے خون کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے تھے۔ وہ بن آواز نکالے رو رہی تھی۔ وہ منظر بہت دردناک تھا۔ عین اسی وقت دروازے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز تحریم کے کانوں میں پڑی اور ایک عمر رسیدہ خاتون اسے اپنے سامنے نظر آئی۔ وہ آنکھوں سے تو انہیں دیکھ رہی تھی پر دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کی پٹیاں کھولی۔ بھاگ جاؤ، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ حذیفہ کے مرڈر کا کیس بن جائے گا تم پر۔ تحریم چپ چاپ کھڑی نے سن تو رہی تھی لیکن اس وقت اس کا دماغ سن تھا۔ جو ابھی اس نے دیکھا تھا وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے اسے بچا لیا تھا لیکن حذیفہ کی اس قدر تکلیف دہ موت
وہ مکمل شوق تھی، بس ایک دو ہی لفظ تھے جو ذہن میں گردش کر رہے تھے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ تحریم نے ایک نظر زیفا پر ڈالی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ خوف اس قدر طاری ہوا کہ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی۔ وہ عورت کون تھی اس کے ذہن میں خیال تک نہ آیا، اور زیفا کے ساتھ جو ہوا تھا وہی دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ تحریم تیز قدموں سے باہر نکلی اور خالی روڈ پہ چلنے لگی، آنکھوں میں آنسو تھے اور ماتھے پر بل آئے ہوئے تھے، ایک فلیش بیک کی طرح سب اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ حذیفہ اس بستی میں آنا، وہ پائل کی چھن چھن، پاکیزہ وہ البم، سب کچھ اسے یاد آنے لگا۔ اس کے قدم رکے اور وہ واپس پیچھے مڑی، ایک آخری نظر گھر پر ڈالی، چھت پر نظر گئی تو اس کے روح کنڈے کھڑے ہو گئے۔ وہی لہنگا، وہی گھونگھٹ، وہی پائل، ایک بار پھر اسے چھت پہ وہ نظر آیا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا اور تحریم کو اس کی بلی جیسی آنکھوں میں انتقام کی آگ نظر آئی۔ وہ کانپ اٹھی۔ حذیفہ، موت، یہ پھر کون؟ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ دیے اور پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ سب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اب تک قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اسی لمحے گاڑی کی تیز روشنی اور ہارن کی آواز آئی۔ تحریم نے سامنے دیکھا لیکن وہ حرکت نہ کر پائی اور بلیک کار سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ وہ اڑ کر روڈ کی دوسری جانب گری اور کالی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تحریم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی نہ تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ یہ جگہ بالکل اس کے لیے نئی تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کمرے کا کونا کونا دیکھ رہی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون؟ میں اسامہ ہوں، پروقار لڑکا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی، اس لیے آپ کو میں اپنے گھر لے آیا۔ اچھا، لیکن مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ اٹھی لیکن کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ آپ کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، جب مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب بے شک چلی جانا۔ وہ کنفیوز تھی، حذیفہ کے گھر رک کر اتنی بڑی سزا کاٹی تھی، اب پھر کسی انجان کے گھر کیسے رکے؟ آپ کچھ کھائیں گی؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ اسے کیسے پتا نہیں کتنے وقت سے بھوکی ہیں آپ؟ میں لاتا ہوں کچھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے؟ پتا نہیں کتنے وقت سے بھوکی ہیں آپ؟ میں کچھ لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھنٹہ ہو گیا تھا اور اسامہ اب تک نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کیا بنانے لگ گیا تھا۔ تحریم کمرے میں بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی کمرے سے باہر گئی، کمر پر ہاتھ رکھے وہ اسامہ کے بڑے سے عالیشان گھر کو دیکھنے لگی۔ ایک ایک چیز بے حد قیمتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی نظر ایک ٹیبل پر گئی جہاں موٹی قسم کی دوائیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک دوائی کے رنگ پر نظر پڑی تو تحریم کی روح کانپ گئی۔ وہی لال کلر کی دوائی جو زیفا نے اسے لگائی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو اس جیسی لگ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس دوائی کی شیشی کو اٹھا کر بے حد قریب کیا تو وہ چونک گئی۔ وہ دردناک واقعہ اس کی نظر کے سامنے گھوم گیا۔ اس دوائی کی خوشبو اور وہ انجیکشن والی دوائی کی خوشبو ایک جیسی تھی۔ اسے خوف آنے لگا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے دوائی واپس وہاں رکھی اور اسامہ کے گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ ایک پل میں وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی دوا تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ جیسی بھی تھی صحت کے لیے مضر تھی۔ وہ کسی ایسے انجان لڑکے کے گھر میں رہنا جہاں اس قسم کی دوائیاں ملیں اسے درست نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار وہ سب دیکھ چکی تھی، اب اسے عقل آ گئی تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنے گھر کی دہلیز کے سامنے پہنچ گئی تھی۔ اس بار اس کے والدین اسے یہاں جگہ دے دیں گے، اگر نہ دی تو وہ کہاں جائے گی؟ ہاں، اس نے غلط کیا تھا، اپنے والدین کی عزت مٹی میں ملائی تھی، لیکن اسے سزا بھی تو مل گئی تھی اور اس سے اپنے کیے پر پچھتاوا بھی تو تھا۔ عجیب خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھولا اور اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اس کی نظریں جا ملی۔ اسے محسوس ہوا کہ لمحہ جیسے وہیں رک گیا۔ کتنے دنوں بعد اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بابا، وہ آگے ہوئی، مر گیا تمہارا باپ، چلی جاؤ۔ انہوں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ بابا ایسا نہ کریں، میں آپ کی گڑیا ہوں، لاڈلی ہوں نہیں تھی۔ تحریم کو لگا اس کے پاؤں سے زمین سرک گئی، آنکھوں میں آنسو تیز ہو گئے، لیکن اس کے باپ کا دل نہ پگھلا۔ کون آیا ہے فاروق صاحب؟ یکدم تحریم کی ماں بھی دروازے پر آ گئی۔ امی! آسیہ بیگم تحریم کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ وہ ماں تھی، بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ تحریم بیٹا اندر آؤ۔ انہوں نے تحریم کا ہاتھ پکڑا۔ یہ اندر نہیں آئے گی۔ بس کر دیں فاروق، آپ کی ہی بیٹی ہے، حالت دیکھیے اس کی۔ وہ بیٹی کو پکڑ کر اندر لے گئیں اور فاروق بیوی کے سامنے کچھ نہ بول پائے۔ ابھی بھی دل کے کسی کونے میں بیٹی کے لیے پیار زندہ تھا۔ اپنا کمرہ دیکھ کر تحریم پہلے سے تھوڑی نارمل ہو گئی۔ آسیہ بیگم بھی اس سے پرانی
पुरानी बीती बातें करती रही जिनसे बेटी और माँ का काफ़ी वक्त एक साथ गुजर गया। लाल लहंगे में मलबूस वो इसकी तरफ बढ़ रहा था। पाँव में इसी तरह मेहंदी और पायल पहनी हुई थी। वो यकदम तहरीम के बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ और चेहरा ऊपर किया। घूंघट में तहरीम को इसका कोका नजर आया। फिर हुज़ैफा ने घूंघट उठाया और खौफनाक आंखों से तहरीम को देखने लगा। तुम मेरी कातिल हो, तुमने मुझे बचाया नहीं, भाग गई वहाँ से, वो वक़े वक़े से बोल रहा था। अब तुम भी नहीं बचोगी। इसने यकदम तहरीम को गले से उठाया। नहीं, मैं तुम्हारी कातिल नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा तुम्हें। वो ऊंचा ऊंचा चलाई। मैं तुम्हारी कातिल नहीं हूँ। तहरीम नींद में बेचैन हुई और यकदम बेड पर उठकर बैठ गई। माथे पर शिकन थे और पसीना पानी की तरह बह रहा था। हुज़ैफा की मौत, मैंने नहीं मारा इसे। वो खौफ से कांपने लगी। वो छत पे भी खड़ा था। वो तब भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे इंतकाम लेना हो। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो डर के मारे चीखने चलाने लगी। तहरीम की चीख सुनकर आसिया बेगम फौरन दौड़कर कमरे में आ गई। क्या हुआ है बेटा? अम्मी, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। वो डर के मारे चलाए जा रही थी। कौन मार देगा? कोई नहीं है यहाँ। माँ ने बेटी को गले लगाया। अम्मी, वो मुझे मार देगा, आप नहीं समझ रही। वो रोने लगी। बेटा कौन, क्या हो गया है? माँ के पूछने पर बेटी ने फर सारा वाकया सुना डाला। आसिया बेगम के रोकंडे खड़े हो गए। इनकी बेटी इतनी तकलीफ से गुजरी थी। बेटा तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम अपने घर में महफूज हो। नहीं अम्मी, इसको नहीं अम्मी, इसकी रूह मुझे जीने नहीं देगी। वो मुझे मेरे ख्वाबों में भी डराता है। वो काम कर बोली थी। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ लेट जाती हूँ, अगर तुम्हें डर लगा तो मुझे उठा देना। माँ ने बेटी के सर पर हाथ फेरा। तहरीम माँ से लिपट गई। माँ की गोद में बेहद सुकून था। चंद ही मिनट बाद इसकी आंख लग गई। कितने ही दिन गुजर चुके थे। तहरीम की सेहत बिगड़ती जा रही थी। वो दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। रातों को डर कर उठ जाया करती थी। अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। खाना पीना छोड़ा हुआ था। बातचीत भी सिर्फ ज़रूरत के वक्त किया करती थी। आंखों में एक डर सा दिखाई देता था। हुज़ैफा ने इसके साथ जो किया था वो इसके दिमाग पर बुरा सा छोड़ गया था। अब छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी। इस बात का यकीन हो गया था कि हुज़ैफा इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और एक दर्दनाक मौत देगा, और वो इसी मौत से भाग रही थी। आसिया बेगम बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती थी। इनकी बेटी पहले इतना बोला करती थी, लेकिन अब इसे चुप सी लग गई थी, जो आसिया बेगम को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो अपनी बेटी की इस हालत का कसूरवार खुद को ठहराने लगी थी, और ख़ासकर अपने मियाँ को। अगर इस दिन वो तहरीम को घर से ना निकालते तो कम से कम आज इनकी बेटी ऐसी हालत में ना होती। आसिया बेगम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह इसके दिल में बैठ जाने वाले डर को कम कर सके, लेकिन कोई फ़ायदा ही ना हुआ। आज वो सोच रही थी कि तहरीम को अपने साथ बाजार ले चलें, क्योंकि इनकी बेटी शॉपिंग की शौकीन थी। शायद रंग बिरंगी चीज़ें देखकर इसका दिल इधर उधर हो। तहरीम बेटा। जी अम्मी। वो खोई खोई सी बोली थी। आज तैयार है ना, हम शॉपिंग पे चलेंगे। कैसी शॉपिंग अम्मी? वो हैरान थी। ऐसे ही बेटा, मेरा दिल कर रहा है कुछ चीज़ें ले लूं। अम्मी, मेरा दिल तो नहीं है। बेटा मेरे साथ चली जाओ, मेरी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, मैं तैयार होंगी। आधे घंटे से वो और इसकी माँ इधर उधर दुकानों में घूम रहे थे। शॉपिंग के दौरान भी वो चुप चुप थी। किसी चीज़ में इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। सच कहते हैं, जब दिल किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो पसंदीदा चीज़ें भी जहर लगती हैं। तहरीम, ये ड्रेस कैसा है? माँ के पूछने पे इसने ऊपर देखा। ड्रेस का कलर इसे शॉक्ड कर गया। लाल रंग की फ्रॉक थी जिसपे जगह जगह गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये कंट्रास्ट बिल्कुल हुज़ैफा के लहंगे जैसा था। वो खौफ से कांपने लगी। अम्मी इधर से चलें, अम्मी इधर से चलें। वो डर से दूर भागे। सब दुकानदार भी शॉक्ड हो गए। क्या हुआ बेटा? आसिया बेगम फौरन बेटी के पास आई। वो कांप रही थी। चले ना, वो रोने लगी। अच्छा अच्छा। आसिया बेगम फौरन उसे वहां से ले गई। इनकी बेटी नॉर्मल नहीं रही थी। इसके जहन पर बहुत गहरा असर हो गया था। शॉपिंग सेंटर से निकलकर वो लोग बाहर रोड पर आ गए थे। लोगों की भीड़ देखकर तहरीम थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। इससे लगता था कि वो लोगों के हजूम में बिल्कुल महफूज है। बेटा ठीक हो तुम? जी अम्मी। अच्छा, मैं इधर से सब्जी ले लूँ, फिर चलते हैं। ओके। वो दोनों आलू की रेहड़ी के पास चल दी। तरीम की अम्मी दामों पे बहस कर रही थी और वो खड़ी इर्द गिर्द लोगों को देख रही थी। एक जगह इसकी नज़र अटक गई थी और दिल में खौफ के साथ साथ हजार सवालात आने लगे। दूर किसी कोने में टमाटर की रेहड़ी के पास इसे वही औरत नजर आई थी जिसने तहरीम की पट्टियाँ खोली थी। इन्हें देखकर वो कुछ सोचने लगी। वो कौन थी? उन्होंने मुझे क्यों बचाया? इनका उज़ैफ़ा के साथ क्या ताल्लुक था? वो ऐन इसी वक्त वहाँ कैसे आ गई थी? तजस्सुस के मारे वो खुद को रोक ना पाई। डर तो अपनी जगह था
ही और वो इन बातों को वापस दोहराना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इस अजीम खातून ने इसकी मदद की थी। अगर वो पट्टियां ना कर खोलती तो तहरीम को का क्या होता, शुक्रिया अदा करना भी तो बनता था। तहरीम रोड क्रॉस करके इनकी तरफ बढ़ने लगी कि माँ ने हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? अम्मी 1 मिनट में आती हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आती हूँ। उसने हाथ छुड़ाया और आगे की तरफ देखा। मायूसी आंखों में छा गई। वो खातून अब वहाँ नहीं खड़ी थी। क्या पता इसे सब्जी वाले को कुछ पता हो। उसने यकदम रोड क्रॉस किया। भाई, जो अभी बूढ़ी औरत आपके पास खड़ी थी वो कहाँ रहती हैं? ओह, वो तबस्सुम बीबी। वो तो ये पास ही वाली गली में रहती हैं, दाएं जानिब दूसरा घर। रेडी वाले ने इशारा किया। तहरीम ने गली की तरफ देखा। शुक्रिया आपका। वो वापस अपनी माँ के पास आ गई। अम्मी आगे तुम चले घर? अम्मी मैं थोड़ी देर शैला के घर चली जाऊं? शैला कहाँ से याद आ गई तुम्हें? अम्मी बचपन की दोस्त थी, ऐसे ही मिलने का दिल चाह रहा है, शायद इससे मिलकर मुझे अच्छा फील हो। चलो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, घर में बाबा वेट कर रहे होंगे। ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? अम्मी भरोसा रखे, मैं ठीक हूँ। तहरीम ने इनके दोनों हाथ पकड़ के इनकी आंखों में देखा। ठीक है, जल्दी आ जाना और ख्याल रखना। माँ से बहाना करके वो इस बूढ़ी औरत के घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इनका घर बेहद पुराना सा लग रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। तहरीम को देखकर इनकी आंखें बड़ी हो गई। वालेकुम सलाम। वो मैंने आपसे कुछ पूछना था। अंदर आओ। तबस्सुम बीबी ने रास्ता दिया। तहरीम अंदर आई और इनके छोटे से घर का कोना कोना देखने लगी। इनके घर में रोशनी बहुत कम थी, बस एक पीला लैंप ही टेबल पर पड़ा था जिसने घर को थोड़ा बहुत रोशन किया हुआ था। क्या पूछना चाहती हो? इस दिन के मुतालिक। वो सवाल नज़रों से तहरीम को देखने लगी। वो बहुत अजीब सी थी। जी, आपने मुझे क्यों बचाया था? इसके अलावा भी कोई और सवाल हैं? तहरीम ने हाँ में सर हिलाया। फिर बैठो। तबस्सुम बीबी ने सोफे की तरफ इशारा किया। तहरीम आस्था कदमों से सोफे के एक कोने में बैठ गई। सोफे के सामने टेबल पे लैंप पड़ा था जिसकी रोशनी तहरीम के चेहरे पर पड़ रही थी। तब तबस्सुम बीबी भी तहरीम की मुखालिफ सोफे पर बैठ गई। क्या पूछना है? आप हुज़ैफा को कैसे जानती हैं? ये तो बहुत लंबी कहानी है, पहले सुनोगी कि चाय बनाओ? नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं बस यही पूछने आई हूँ। तो फिर शुरू करें? जी। मैं जानती थी तुम कभी ना कभी यहाँ आओगे और देखो अब तुम मेरे सामने बैठी हो। तरीम इनका चेहरा तकने लगी। खैर तो मैं हुज़ैफा को नहीं, पाकीज़ा की अम्मी को जानती हूँ। पाकीज़ा का नाम सुनकर तहरीम की शक्ल पे 12 बज गए, लेकिन वो खामोश रही। फ्लैशबैक। गजाला मैं गजाला और मैं कोठे पर मिले थे। हम दोनों वही दोस्त बनी। दोनों ही मजबूरी की वजह से वहाँ फंस चुके थे, लेकिन कुछ अरसा बाद ही गजाला की एक रईस से शादी हो गई और वो कोठे से चली गई। तबस्सुम बीबी ने एक लंबी सांस ली और फिर से कहानी शुरू की। फिर इनके यहाँ पाकीज़ा हुई और इसके वालिद की डेथ हो गई और कारोबार सारा ठप हो गया, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी का जीना मुश्किल हो गया। वो अपनी बेटी को फिर कोठे में ले आई, लेकिन इसने गलती कर दी। तबस्सुम बेगम ने आईब्रो खिंचाई। पाकीज़ा बेहद खूबसूरत थी। कोठे की बड़ी मैम बार बार इसके पीछे लगी रहती थी। मेरे साथ भी पाकीज़ा की बहुत बनती थी। वो मुझे खाला कहती थी, लेकिन मैं इसकी खाला ना बन पाई। मैं इसे इस गंदगी से ना बचा पाई और माँ के मरने के बाद वो इस दलदल में धंसी चली गई। इनकी आंखों में आंसू आए। फिर एक बगायत घटिया मर्द तैयब नशे में धुत इस कोठे में आया करता था। तैयब, हुज़ैफा का बाप। तरीम की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन सुतेला बाप। इसने पाकीज़ा को रक्स करते देखा यहाँ, और कितनी बार इसकी डिमांड की। बड़ी मैम ने पैसे के लालच में इसकी डिमांड कबूल भी कर ली और पाकीज़ा को इसके सामने पेश कर दिया, लेकिन पाकीज़ा की इज्जत बच गई। इस दिन तभी तैयब का बेटा यानी हुज़ैफा कोठे पर आ गया और पाकीज़ा को अपने बाप से बचा लिया। वो इस लड़की से निकाह कर लिया। मैं इस दिन बहुत खुश थी। पाकीज़ा की इज्जत ख़राब करने वाले शख्स के बेटे ने ही निकाह करके पाकीज़ा को इज्जत दी और वो अपने घर की हो गई। लेकिन फिर ये सब। हुज़ैफा ने इससे मारा क्यों? तहरीम सवाल नज़रों से इन्हें देखने लगी। सुतेला बाप था ना। इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। हुज़ैफा के सगे वालिद का इंतकाल हुज़ैफा के बचपन में ही हो गया था, लेकिन वो फिर भी बेटे और बीवी के लिए काफ़ी जायदाद छोड़ गई, जिसकी वजह से हुज़ैफा की माँ एक अमीर खातून बन गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो तैयब की बातों में आ गई और इससे शादी कर ली। तब हुज़ैफा छोटा सा था। तहरीम को अपनी कहानी याद आई। वो भी किसी के चक्कर में आई थी। फिर वक़्त के साथ साथ हुज़ैफा और इसकी माँ को तैयब की असलियत पता लगी। तब हुज़ैफा मैच्योर हो चुका था। तैयब सिर्फ इनके पैसे के पीछे था और कितनी ही प्रॉपर्टी हथिया चुका था। शराब, नशा, कोठे, इन सब चीज़ों पे वो दौलत खर्च कर रहा था। कोठे पे ही
اسے پاکیزہ ملی اور اس نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ خیر حذیفہ نے پاکیزہ کو تو بچا لیا تھا اور ماں کے کہنے پہ اس سے شادی بھی کر لی اور اپنے باپ کے پلان پر پانی بھی پھیر دیا، لیکن ماں کے غم کو پوری طرح مٹا نہ پایا، کیونکہ ساتھ ہی یہ اصلیت بھی کھل گئی تھی کہ طیب پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اسامہ، جو اس کی ہر سازش میں مدد کر رہا تھا۔ اسامہ، وہ جو لمبا سا لڑکا ہے، چھوٹے چھوٹے براؤن والا، وہ حیران تھی۔ ہاں، لیکن تم کیسے جانتی ہو؟ وہ بھی شاکڈ ہوئی۔ جب میں گھر سے بھاگی اور اس کی گاڑی سے میری ٹکر ہوئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن میں اگلے ہی دن وہاں سے فرار ہو گئی۔ بہت اچھا کیا، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ تریم نے ایک سکھ کی آ بھری، اللہ نے اسے بچایا تھا، اسے شکر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن حذیفہ نے پاکیزہ کو مارا کیوں؟ مارا نہیں، مروایا گیا۔ حذیفہ کی ماں کے انتقال کے بعد طیب کے دل میں بدلے کی آگ جلنے لگی، اس کی پول کھل گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ جو آخری گھر حذیفہ کے پاس رہ گیا تھا وہ اسے نہیں ملے گا۔ تو اس نے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ پہلے تو اس نے حذیفہ سے معافی مانگ کر اس کا اعتماد حاصل کیا۔ حذیفہ نے اسے معاف کر دیا اور یہی بڑی غلطی حذیفہ کی تھی۔ اس کے بعد طیب نے باہر سے ایک دوائی سمگل کروائی۔ وہ دوائی بے حد نقصان دہ تھی، اگر کسی کو اس کی ہائی ڈوز ملتی رہے تو وہ آپے سے باہر آ جاتا ہے اور ہائپر ہو جائے تو سائیکو ہو جاتا ہے، پھر اسے صحیح غلط میں کوئی فرق نہیں دکھتا۔ تحریم کے روکڑے کھڑے ہو گئے، یعنی حذیفہ اسی وجہ سے پاگل تھا، اس کا سوتیلا باپ اسے وہی دوائی دیتا رہا ہوگا، لا رنگ کی جو دوائی ہے۔ تحریم کانپنے لگی۔ ہاں، شاید وہی۔ تحریم کے سامنے پھر سے وہ واقعہ گھوم گیا، اسے بھی وہ دوائی لگائی گئی تھی، لیکن شاید صرف ایک ڈوز سے اس پہ اثر نہیں ہوا تھا، لیکن جو درد ہوا تھا وہ اب تک اسے یاد تھا۔ تحریم خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب تبسم بی بی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طیب وقفے سے نیند میں حذیفہ کو دوائی دیتا رہا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن پہ اثر ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتا تھا اور پاکیزہ سے زبان درازی کرتا تھا، کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ پاکیزہ مجھے خالہ مانتی تھی، میرے پاس آ کر اپنے دکھ درد بانٹ لیا کرتی تھی۔ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ یہ حذیفہ کو یہ اچانک ہو کیا گیا ہے، ان کے ماتھے پر بل آئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پاکیزہ کے سامنے طیب کی سچائی کھل گئی۔ وہ حذیفہ کو انجیکشن کے ذریعے دوائی لگا رہا تھا۔ پاکیزہ نے چھان بین کی تو اسے علم ہو گیا کہ یہ دوائی کیسی تھی۔ وہ طیب کے خلاف کھڑی تو ہوگی، لیکن حذیفہ کو دوائی سے روک نہ پائی، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا اور اب خود کو انجیکشن لگا دیتا تھا۔ تحریم کے چہرے پر خوف آنے لگا، اتنا بڑا سچ آج اس کے سامنے آیا تھا۔ جب پاکیزہ طیب کے رستے میں آئی تو طیب نے اسے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اسامہ کو استعمال کر کے اسے حذیفہ کے سامنے بد کردار بنایا۔ پاکیزہ کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا اور حذیفہ پہ دوائیوں کا بھی اثر تھا، اس نے ہائپر ہو کر بیوی کی ایک نہ سنی اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تحریم کی آنکھیں نم ہونے لگیں، آخر اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ پھر کچھ ہی دنوں بعد حذیفہ نے باپ بیٹے کو اس بارے میں بات کرتے سن لیا اور ان کی اصلیت کھل گئی۔ حذیفہ شدید طیش میں تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، بس اسی طیش میں اس نے جا کر طیب کا بھی قتل کر دیا، لیکن اسامہ وہاں سے جان بچا کر نکل گیا۔ حذیفہ پہ دوائیوں کا اثر تھا ہی، ساتھ چہیتی بیوی کے مرنے کے غم میں وہ اور ہی پاگل ہو گیا اور ایسا ہو گیا جیسا تم نے دیکھا۔ تبسم بی بی نے آئیبرو اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے بعد سے اس کی دماغی حالت ایسی بگڑی کہ وہ مکمل سائیکو بن گیا اور کوئی بھی اس کے رستے میں آئے وہ اسے قتل کر دیتا تھا، اور اس پاگل پن میں اس نے بہت سے قتل بھی کیے۔ تحریم کی دونوں آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر مجھے اس کی فکر رہتی تھی، میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا اور ٹھان لیا کہ اب اس کے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ یہ جیل جا سکتا تھا، لیکن اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اور جن لوگوں کا قتل کیا ان کے گھر والوں نے رپورٹ نہیں لکھوائی؟ تحریم نے کئی سوالات کیے۔ علاج کا نام لو تو ہائپر ہو جاتا ہے اور پھر وہی پاگل پن، اور جہاں تک رپورٹ کی بات تو وہ میں تو نہیں جانتی، لیکن کیا پتہ لکھوائی ہو اور پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا ہو۔ ڈیتھ باڈی بھی تو اسی گھر میں پڑی ہیں۔ تحریم کی آواز میں مایوسی تھی۔ تم نے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا، لیکن ایک بات اب تک سمجھ نہیں آئی۔ کیا بات؟ آپ اس دن کیسے مجھے بچانے کے لیے آ گئی تھی؟ میں نے کہا تو ہے کہ اس پہ میں نظر رکھتی تھی اور ساتھ فون وغیرہ بھی کر دیتی تھی، لیکن اس دن میں نے جب فون کیا تو مجھے ایک لڑکی کی چیخ کی آواز آئی اور حذیفہ فوراً فون چھوڑ کر تمہارے پاس چلا گیا اور میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی۔ پھر مجھے تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس لیے تمہیں بچانے کے لیے آئی۔ موسم کے باعث تھوڑا لیٹ ہوگی، لیکن درست وقت پہ آ گئی۔ تحریم کو وہ پورا واقعہ یاد آیا جب اس کا ہاتھ کٹا تھا، حذیفہ دوڑ کر اس کے پاس آیا تھا اور پٹی کی تھی۔ ویسے تم جانتی ہو کیا، جس دن میں نے تم دونوں کی باتیں سنی مجھے اس پاگل حذیفہ کی آواز نہیں آئی، بلکہ پرانے
नॉर्मल हुज़ैफ़ा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं लिया और तुम्हारे लिए आ गई। पर एक बात है, वो इस वक्त ठीक था और इसकी वजह तुम थी। तुमने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुमने इसका रूप देखा। ज़हन पर जोर डाला तो तहरीम को याद आया, हाँ इसने शादी से मना किया था और इसकी पोल भी तो खोल दी थी। हाँ मुझे इसकी असलियत का मालूम हो गया था और मैं थोड़ा बहुत बोल गई थी। देखा, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। तुम इसे ठीक कर सकती हो। ठीक कर सकती हूँ, लेकिन वो तो मर नहीं गया। तहरीम शौक थी। नहीं, वो जिंदा है। लेकिन वो फिर मेरे ख्वाबों में आकर डराता क्यों है? और इसे मैंने घर की छत पे भी तो देखा था। ये सब क्या हो रहा था इसकी समझ से बाहर था। हो सकता है वो तुम्हारा डर हो। तुम इसे मुसीबत में छोड़कर भागी थी ना, इसलिए तुमने बहुत सोचा होगा इस बारे में, और जैसा सोचते हैं फिर वही सब दिखता भी है। तहरीम खामोश इनका चेहरा तकने लगी। शायद वो ठीक ही कह रही थी। जब तुम भाग गई थी मैंने इसे संभाला और यहाँ ले आई। तबस्सुम बीबी ने अपनी बात जारी रखी। तो वो यहाँ पे है? तरीम की आंखों में खौफ आने लगा। नहीं वो जर नहीं, वो जिद में वापस अपने घर चला गया। लेकिन यकीन मानो इसका पागलपन पहले से कम हो चुका है और इसकी वजह तुम हो। मैं कैसे? आप ये क्या क्या कह रही हैं? मेरा तजुर्बा कहता है कि इसे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, पाकीज़ा से भी कई ज़्यादा। तभी इसका प्यार पागलपन पे हावी हो रहा है। प्यार में बहुत ताकत होती है, वो किसी दवाई का असर भी ख़त्म कर सकती है। लेकिन ये कैसे? तरीम को हुज़ैफ़ा की आंखों की सच्चाई याद आई। इसने बेहद प्यार से इसके हाथों पर मरहम पट्टी की थी। वो फिक्र इसकी आंखों में देखी जा सकती थी। फिर इसे वो वाक़या याद आया जब वो थपकी देकर इसे उठा रहा था। वो इस वक्त भी बदला बदला सा था। तरीम ने पाकीज़ा का जिक्र करके इसे हाइपर कर दिया था। यानी वो मुझसे सच्चा प्यार? तहरीम ने दोनों हाथ सर पर रखे। हाँ, लेकिन तुम्हें इसके प्यार को इसके पागलपन पे मुकम्मल हावी करना होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ ये? पहले इसकी दवाइयाँ प्यार से ख़त्म करवाओ। दवाई? हैरत है, इतनी बड़ी बोतल तो ना थी अब तक ख़त्म ना हुई हो। नई दवाई कौन ला कर देता होगा? वैसे भी बाहर से स्मगल जो होकर आती है, और हुज़ैफ़ा तो जाता नहीं बाहर। शायद उसामा, वो तभी तुम्हें वहाँ मिला था। और ओह हाँ, मैंने इसके घर में वो दवाई भी देखी थी। वो तरीम यकदम बोली। फिर मेरा अंदाज़ा सही है, वो शायद अब तक इसके घर के पीछे है। तो अब क्या? अब ये कि तुम अगर इसकी मदद करना चाहती हो तो वापस चली जाओ इसके पास। मैं नहीं जाऊंगी। वो एक बार फिर किसी इस वो एक बार फिर कैसे इस दोजख में जा सकती थी? वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इतने दिन नहीं कहा तो अब भी नहीं कहेगा। बस इसे गुस्सा मत दिलाना। तहरीम खामोश थी। बस एक बात याद रखना, अगर तुम जाओ इसकी मदद करने तो तुम्हारे दिल में इसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। फिर तुम किसी भी मुसीबत का सामना कर लोगी, चाहे उसामा भी टांग अड़ाए। तरीम बेहद कंफ्यूज थी। लड़की, तुम कंफ्यूज लग रही हो। पहले घर जाकर सोचो तुम्हें इससे मोहब्बत भी है कि नहीं, फिर कोई कदम उठाना। घर जाना बेहतर है, टाइम भी ज़्यादा हो गया। तबस्सुम बीबी ने सर को जनिश दी और तहरीम वहाँ से उठ खड़ी हुई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। हुज़ैफ़ा, उसामा, ये सब इसकी ज़िंदगी में आए ही क्यों थे? तरीम बिस्तर पर बैठी हुज़ैफ़ा को ही याद कर रही थी। वो जैसा था इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। तबस्सुम बीबी की एक एक बात इसके जहन में आ रही थी। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, वो खुद से ही सवाल करने लगी। लेकिन इतना बड़ा कदम मैं कैसे उठा सकती हूँ? उसकी बीवी भी तो इसे ठीक ना कर पाई। लेकिन इस वक्त भड़काने वाले भी बहुत लोग थे। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? वो बिल्कुल उलझ चुकी थी। क्या पता वो ठीक हो जाए, क्या पता वो ठीक ना हो। तबस्सुम बीबी को गलतफहमी भी तो हो सकती है कि वो मुझे से प्यार करता है, पर इसकी आंखों की वो सच्चाई। लेकिन अगले ही लम्हे में मैंने इसकी आंखों में वहशत दरिंदा भी तो देखा था। ऐ मेरे रब, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। मैं क्या करूँ? वो बैठे बैठे कितने ही ख्यालों में डूब चुकी थी। शायद मुझे चले ही जाना चाहिए। वो बिस्तर से उठी और वालिदैन को बहाना बनाकर घर से निकल आई। कुछ ही घंटों बाद वो इस घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी। बहुत से ख्याल थे जो इसके ज़हन में आ रहे थे। एक बार फिर से शायद वो यहाँ कैद हो जाए, या शायद वो इसे ठीक कर दे। इसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद आवाज़ पैदा करते खुल गया। घर में घूप अंधेरा था। कामती आवाज़ से इसने हुज़ैफ़ा को पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा।
नज़र दूर तक जाकर फर्श पर रुक गई। तहरीम के रुकंडे खड़े हो गए। छोटे छोटे खून के कतरे फर्श पर पड़े थे जो हुज़ैफ़ा के कमरे तक जा रहे थे। वो कतरों का पीछा करते हुए कमरे तक आ गई। हल्के हाथों से दरवाज़ा खोला तो वो घबरा गई। हुज़ैफ़ा उल्टे मुंह फर्श पर पड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द खून ही खून था। साथ दवाई की बोतल टूटी पड़ी थी। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, वो दौड़कर इसके पास गई। हुज़ैफ़ा के जिस्म को अपने हाथों में लिया। इसके नाक और कान से खून बहते बहते अब जम चुका था। नब्ज़ पे हाथ रखा तो वो भी बंद हो चुकी थी। सांस भी अब बरकरार नहीं रही थी। हुज़ैफ़ा, वो चलाई आंसू का सैलाब इसकी आंखों से बहने लगा। हुज़ैफ़ा का बेजान जिस्म इसके हाथों में था। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा, मैंने देर कर दी। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा। तहरीम नींद में चूक कर उठी और वो ख्यालों में डूबी। कब सो गई थी खुदा जाने। कितना भयानक ख्वाब था। कहीं हुज़ैफ़ा सच में मर। इसकी आंखों में उदासी छाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे मर सकता है? मुझे जल्दी इसके पास जाना चाहिए, कहीं ये ख्वाब सच ना हो जाए। वो फ़ौरन बिस्तर से उठी और अपना सामान पैक करने लगी। हुज़ैफ़ा की मदद करने का इशारा इससे मिल चुका था। इसके माँ बाप की इस पर नज़र पड़ी। जब वो बैग लेकर कमरे से बाहर निकली। बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आसिया बेगम इसके पास दौड़कर आई। अम्मी, मैं एक काम से जा रही हूँ, प्लीज़ जाने दें। इसे कहो एक दफ़ा इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है, फिर से मत मिलाए। बाप का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। आप तो, लेकिन आसिया बेगम की बात तहरीम ने काट दी। आप रहने दें, मैं बात करती हूँ। वो बाप के कदमों में जाकर बैठी। एक बार करके सज़ा पा चुकी हूँ बाबा, ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। फारूक साहब खामोश थे। मुझे जाने दें, इस बार आपकी बेटी एक अच्छा काम करने जा रही है। खामोशी अब तक बाप के लबों पर थी। बाबा प्लीज़ जाओ, वो कुछ लम्हे बाद बोले। थैंक यू बाबा। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो वहाँ से निकल आई। कुछ ही घंटों बाद वो ज़ैफ़ा के घर के सामने थी। कांपते हाथों से उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खोला और टावर जैसा लड़के से इसका सामना हुआ। हुज़ैफ़ा, तुम? तहरीम को देखकर इसके यकदम तासुरात बदले। वो यहाँ कैसे आ सकती? वो हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चलाया। रिलैक्स, मुझे सारी असलियत मालूम हो गई है। फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो? मदद करने? मैं किसी की मदद करने की मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए। मैं नहीं जा सकती। वो डट गई। क्यों नहीं? इस दिन तो आराम से भाग गई थी। उसने तंज मार दिया। इस दिन बात कुछ और थी, आज कुछ और है। हा हा, क्या नई बात है अब? इसने तंजिया कहका लगाया। अब अब तुम्हें पसंद करती हूँ। वो यकदम बोल गई और सामने खड़े टावर जैसे लड़के की बोलती बंद हो गई। वो यकदम रास्ते से खिसका। तहरीम इसके बदलते रवैये से हैरान हुई। बस इतनी सी बात की वजह से इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। बगैर कुछ बोले वो घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बाद, बहुत से दिन गुजर चुके थे और तहरीम दिलो जान लगाकर हुज़ैफ़ा की देखभाल कर रही थी। उसे खाना बना देती थी, उसके साथ बातें किया करती थी। हुज़ैफ़ा भी कितने वक्त से इसके साथ नॉर्मल था। दिन गुजरने के साथ साथ तहरीम को तबस्सुम बीबी की बातें सच लग रही थी। हुज़ैफ़ा अब हाइपर होता ही नहीं था क्योंकि तहरीम इसे हाइपर होने ही नहीं देती थी। आज तहरीम ने सोचा हुआ था कि उसे प्यार से दवाई पीने से मना करेगी। शायद इतने दिन गुजरने के बाद वो इसकी बात मान जाए। तहरीम हुज़ैफ़ा के कमरे में आई। वो हिसाबे मामूल बैठा खुद को इंजेक्शन लगा रहा था। हुज़ैफ़ा, बोलो। मैंने तुमसे बात करनी है। वो थोड़ी सहमी हुई थी। सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि तुम ये दवाई लगाना छोड़ क्यों नहीं देते? वो धीमे लहजे में बोली। नहीं छोड़ सकता, लेकिन कोशिश तो। एक बार आवाज़ नहीं आती क्या? कहा ना, नहीं छोड़ सकता। वो थोड़ा ऊंचा बोला। लेकिन वो ज़ैफ़ा के पास और इसके हाथ पे हाथ रखा। मेरे लिए तो छोड़। नहीं छोड़ सकता, कहा ना तहरीम। एक बार क्यों एक बात क्यों बार बार रिपीट कर किए जा रही हो? इसने यकदम हाथ में पकड़ी बोतल नीचे फेंक दी और शीशे की बोतल टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। क्यों कर रही हो मेरी इतनी फिक्र? इसने तहरीम से अपना हाथ छुड़ाया और सोफे पर जाकर बैठ गया। तहरीम खामोश थी क्योंकि इसे अकल आ गई थी। वो जितना आसान समझ रही थी इतना यह आसान नहीं था। लेकिन एक बात थी, इसने गुस्से में तहरीम को नुकसान नहीं पहुंचाया था बल्कि दवाई की बोतल पे गुस्सा निकाल दिया था। तहरीम कुछ कहे बगैर वहां से चली गई। तहरीम दौड़कर अपने कमरे में दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की। किसी ने ऐन इस लम्हे इसके मुंह पर हाथ रख दिया। तहरीम ने चीखना चाहा लेकिन इसकी आवाज़ हलक में रह गई। वो अनजान बंदा मुंह पर मास्क लगाए इसे खिड़की से किसी और ही जगह ले जाने लगा। तहरीम की आंखों में आंसू थे। माँ बाप का चेहरा इसकी आंखों में बार बार आ रहा था। वह चीख चीख कर रोना चाह रही थी लेकिन बेबस थी। तहरीम, तहरीम। हुज़ैफ़ा दौड़ता हुआ तहरीम के कमरे में आया। तहरीम, मैं तुमसे माफ़ी। इसने जो ही दरवाज़ा खोला अपना जुमला मुकम्मल ना कर पाया। इसका मुंह खोले का खुला रह गया। कमरे की लाइट ऑन थी और तहरीम इसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तहरीम, तुम किधर हो? तहरीम। वो कमरे का कोना कोना छाने लगा लेकिन तहरीम कहीं ना थी। तहरीम, तुम मुझे फिर छोड़ कर चली गई। वो चिल्लाया। तहरीम
तुमने मुझे फिर से बेसहारा छोड़ दिया। ये गुस्सा, इसकी वजह से तुम एक बार फिर चलेगी। वो रोता रोता ज़मीन पर बैठ गया था। तहरीम, तुम कहाँ हो? मैं पक्का अब नहीं करूँगा गुस्सा। तहरीम, वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो किसी बच्चे की तरह आंसू बहा रहा था। मेरी गलती की वजह से तुम पहले भी चलेगी, अब भी। तहरीम की गैर मौजूदगी से अंदर से तोड़ रही थी। तहरीम, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। इसने चेहरा ऊपर किया। रोने की बायस आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तहरीम, इसने फर्श पर जोरदार मुक्का मारा, जिसकी बदौलत हाथ से खून बहने लगा। ये दवाइयाँ, गुस्सा इसकी आंखों में भर आया था। वो फौरन अपने कमरे की जानिब दौड़ा। जल्दी में दराज से दवाइयों की ढेर सारी शीशियाँ निकाली और इनको बारी बारी तोड़ता गया। तुम्हारी वजह से मेरी तहरीम दूर हुई, तुम्हारी वजह से मैंने इसे अजियत पहुंचाई, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया, तुम्हारी वजह से मैं पागल हुआ। वो चीखे जा रहा था। तहरीम की जुदाई में इसका पागलपन इस पे हावी होए जा रहा था। मैं क्या करूं? तहरीम लौट आ। वो किसी टूटे हुए इंसान की माने फर्श पर गिरा था और इर्द गिर्द पड़ी लाल रंग की दवाई खून जैसी लग रही थी। और वो इसके दरमियान में बैठा मोहब्बत में बिछड़ने का शौक मना रहा था। तहरीम के चेहरे से किसी ने बेदर्दी से काला कपड़ा उतारा और इसने इर्द गिर्द नजरें घुमाई। ये जगह जानी पहचानी थी। ये तो उसामा का आलीशान घर था। ओ हेलो स्वीट हार्ट। उसामा ने इसके गालों को छुआ। डोंट टच मी। तहरीम ने चेहरा उधर किया। बंदी हुई हो फिर भी इतनी अकड़। वो तहरीम के बिल्कुल पास आया। क्या चाहते हो तुम? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। बहुत नरम दिल है ना तुम्हारा, जो हुज़ैफा की मदद करने के लिए आ गई। उसामा ने इसके बाल खींचे। आह, चीखो और चीखो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। मेरा प्लान ख़राब करने चली थी। इसने अब तक तहरीम के बाल पकड़े हुए थे। इतनी मेहनत से ये प्लान बनाया था कि हुज़ैफा से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगा। वो पागलपन में मेरा नाम भी कर देता। लेकिन तुम क्यों आई बीच में? हाँ, इस ज़ोरदार थप्पड़ तहरीम के गालों पर दे मारा। तहरीम चीखी। सुन ली थी तुम्हारी बातें हुज़ैफा, इस दवाई को छोड़ दो। हालत लग गई है, इसे नहीं छोड़ सकता। वो समझी। वो तहरीम के बिल्कुल करीब आकर धाड़ा था। सब कुछ परफेक्ट था। हुज़ैफा से आज प्रॉपर्टी ही नाम करवाने आया था, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ऐसे कैसे? तुम्हें अपना प्लान ख़राब करने दो। इसने दूसरे गाल पर तहरीम को एक और थप्पड़ दे मारा। हुज़ैफा दवाई के ओवरडोज से मर जाता और इसकी सारी जायदाद मेरी हो जाती, लेकिन तुमने क्यों टांग अड़ाई? खैर है, इसका भी हल है मेरे पास। वो तहरीम से पीछे हुआ। तहरीम खौफ के मारे कांप रही थी। मरना तो तुम्हें है ही, क्यों ना मेरे हाथों मर जाओ। वो दूर एक टेबल के पास गया और टेबल से चाकू उठाया। तहरीम की नज़र चाकू पे अटक गई। इसके तोते उड़ चुके थे, कोई बचाने वाला नहीं था। वो अब क्या करती? बहुत अजियत मौत दूंगा तुम्हें। प्लान सुनना चाहती हो तो सुनो। पहले चाकू से तुम्हें मुख्तलिफ ज़ख्म देकर तुम्हारी चीखें इंजॉय करूँगा। इसने ज़ोरदार कहका लगाया और तहरीम के रोकंडे खड़े हो गए। फिर तुम्हारा गला दबाऊंगा और फिर इस घर को आग लगाकर सारे सबूत मिटा दूंगा और ये साबित कर दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। हासन, घर में आग लगने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। तहरीम के चेहरे पे खौफ और हरास छाने लगा। कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? कैसा प्लान है मेरा? वो यकदम चाकू लेकर तहरीम के करीब आया। अच्छा है ना, जानता हूँ। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। चलो अब इसको अमली जामा तो पहनाए। इसने चाकू की नोक तहरीम की कलाई पर रखी। नहीं नहीं, तहरीम चलाई, लेकिन वो रुका नहीं और एक पल में इसकी कलाई पर कट लगा दिया। तहरीम दर्द से चीखी। तहरीम, तहरीम, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? तहरीम। हुज़ैफा की आंखों में आंसू अब तक थे। थोड़ी देर बाद इसने खुद को काबू में किया और कुछ सोचने लगा। क्या पता वो किचन में हो, क्या पता वो बाथरूम में हो और आवाज़ ना गई हो। वो एक उम्मीद लेकर फिर उठा। पहले किचन देखा, लेकिन इसे तहरीम नजर ना आई। फिर वो दोबारा कमरे में आ गया। बाथरूम का रुख किया तो इसकी खिड़की पर नजर पड़ी। ये खिड़की क्यों खुली हुई है? वो खिड़की के पास गया और इसके पाँव के नीचे कुछ चुभा। वो रुका और नीचे देखा। ये तो तहरीम की घड़ी है। इसने घड़ी उठाई। घड़ी ने ठीक सामने ही इसे फुट फुट प्रिंट्स नजर आए, जो खिड़की से बाहर की तरफ जा रहे थे। हुज़ैफा इनका पीछा करने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। तहरीम चीखे जा रही थी और उसामा कहका लगा रहा था। अभी तो सिर्फ एक जख्म दिया और तुम इतना चीख रही हो। ये लो, अब दूसरा भी दे दिया। हा हा। उसामा इसकी दूसरी कलाई पर एक और कट लगाया। तहरीम दर से चलाए जा रही थी। बहुत हुआ तड़पाना, अब तुम्हारा काम तमाम करते हैं। इसने जूं ही तहरीम के गले की तरफ हाथ बढ़ाए, दोनों के कानों में एक आवाज़ गूंजी। इससे आगे नहीं बढ़ना। हुज़ैफा उसामा शॉक्ड रह गया। हुज़ैफा दौड़कर उसामा के पास और उसे एक मुक्का दे मारा। थैंक्स गॉड हुज़ैफा, तुम आ गए। तहरीम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया।
हुज़ैफ़ा ये तुम क्या कर रहे हो? हुज़ैफ़ा उसामा को लाते मुक्के मारे जा रहा था। हुज़ैफ़ा ये लड़की फ्रॉड है, तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। हुज़ैफ़ा ने यकदम उसामा के कॉलर पकड़े। ये लड़की नहीं, तुम फ्रॉड हो, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। एक बार आकर अपनी बीवी को मारा, अब नहीं आऊँगा। इसने खींच कर उसामा के चेहरे पर तमाचे दे मारे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन हुज़ैफ़ा उसामा पे हावी था। मार खा खा के उसामा बेहोश होकर नीचे गिरा और हुज़ैफ़ा तहरीम के पास आया। आई एम सॉरी तहरीम, मैं लेट हो गया। इसने फ़ौरन तहरीम की रस्सियाँ खोली। देखो कितने ज़ख्म दिए इसने तुम्हें। हुज़ैफ़ा ने तहरीम के दोनों हाथ पकड़े। वो बेहद परेशान था। हुज़ैफ़ा मैं ठीक, कहाँ ठीक हो, ये देखो इधर से भी खून बह रहा है, उधर से भी। हुज़ैफ़ा चुप। तहरीम ने हुज़ैफ़ा को चुप करवाया। आई लव यू हुज़ैफ़ा। तहरीम का इकरार सुनकर हुज़ैफ़ा के चेहरे पर चाचा आने लगे। तहरीम, इसने तहरीम को गले लगा लिया। आई लव यू टू। जानती हो, इसने तहरीम को अपने सामने किया, क्या तुम्हारी जुदाई में मैंने सारी दवाई तोड़ दी और अब वो दवाई कभी नहीं खाऊंगा। अरे वाह, तहरीम के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब मुझसे शादी करोगी ना? इसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। हाँ क्यों नहीं। हुज़ैफ़ा की खुशी की इंतहा न रही। फिर चलें। हुज़ैफ़ा ने हाथ आगे बढ़ाया। तहरीम ने सोचे बगैर अपना हाथ इसे थमा दिया और वो दोनों इकट्ठे अपने सफ़र पर चल दिए। तहरीम और हुज़ैफ़ा तहरीम के घर आ चुके थे। फ़ारूक साहब और आसिफ बेगम रिश्ते पर मान गए थे और इनका निकाह भी कर दिया था। अब कुछ ही दिनों बाद शादी थी। हुज़ैफ़ा खड़ा खुद के कपड़े सेट कर रहा था जब तहरीम कमरे में आई। ओए दरवाज़ा नॉक करके आते हैं। वो पीछे मुड़ा। अच्छा जी, अब वापस जाऊँ? नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। वो तहरीम के पास आया। अच्छा, पता किया पता क्या, आई एम रियली सॉरी। न जाने दवाई के असर में तुम्हें कैसी कैसी अज़ियतें देता रहा। ओफ उफ, 10 बार बोल चुके सॉरी। भूल जाएं बीती बातों को। लेकिन पता है क्या, मेरा दिल करता है तुम चली जाओ। तभी तुमसे बार बार पूछता था कि तुम जाओगी कब। लेकिन पता क्या, मेरा दिल करता था तुम चली जाओ तब ही तुमसे बार बार पूछता था कि तुम जाओगी कब, क्योंकि मैं तुम्हें अज़ियत नहीं देना चाहता था। हाँ हाँ, लेकिन तुम जाने के मूड में ही ना थी, इसलिए मेरा भी दिल रुकने को कर गया। तभी वो रूह वाला ड्रामा रचाया, पर सब उल्टा हो गया। इसकी आवाज़ में मायूसी थी। अब तो हो गया। वैसे अच्छी कब लगी थी? तहरीर ने इसका ध्यान बटाना चाहा। जिस दिन पहली बार दरवाज़ा खटखटाने पर तुम्हें देखा, तुम्हारे बाल इतने अच्छे लगे थे, और फिर जब तुमने ये बताया कि तुम्हें धोखा मिला तो मुझे मेरी माँ की कहानी याद आई। इन्हें भी धोखा मिला था ना। फिर इसके बाद मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। ओए होए, तहरीन ने हुज़ैफ़ा को छेड़ा। हद है, चलो शॉपिंग पर चलें। वो चिढ़कर बोला। हाँ हाँ चलें। वो दोनों हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर चले गए। दोनों की एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। हुज़ैफ़ा बिल्कुल ठीक हो चुका था और तहरीन की परेशानियाँ भी दूर हो गई थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? मैंने बोला था कि ये इंटरेस्टिंग नावल है। इसमें स्टार्ट में आपको लगेगा कि हॉरर है, दरमियान में लगेगा थोड़ा सा पागल है, लेकिन एंड पे एक हैप्पी एंडिंग थी, यानी कि डिफरेंट स्टोरी थी। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा था। सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। बाकी नावल से थोड़ा सा हटकर था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।